तिलावत कुरान पाक से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु जी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. 154, 156 people are on Facebook. 99 or 100 plus people are on this webinar software, and people on Facebook are increasing. जैसे जैसे आपने इनको वो दिया है लिंक, जी सर, उससे बिल्कुल वो बेहतरीन इंक्रीज कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। जी, तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबूर भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, फिर साथ बिल्कुल, में ये चीजें जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये एक पहला वेबिनार है। हम जो है वो इसको अब अपने सीए प्रोफेशनल्स पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से इसको जो है वो इंशाल्लाह और ग्रो करेंगे और भी टीचर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। आपका सर बहुत शुक्रिया। सर आमिर शहबाज़ के बारे में बता दूँ, सर आमिर शहबाज़ जो हैं वो पार्टनर हैं आमिर सलमान रिज़वान एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में और कॉर्पोरेट लॉज़ के बहुत ही फेमस टीचर हैं। बहुत ज़्यादा मेरिट सर्टिफिकेट्स और गोल्ड मेडल जो है वो इनके नाम है। सर बहुत शुक्रिया आपके जॉइन करने का। फिर हमारा जो एजेंडा है थैंक यू सो मच। बच्चों को कुछ गाइडेंस देने का जो कि बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल है कि जब कैफ क्वालीफाई कर लेते हैं तो इंडक्शन जब तक नहीं होती क्या करना है, इंडक्शन हो जाती है तब क्या करना है। उसके अलावा बड़े कुछ स्टीरियोटाइपिंग्स भी हैं, बिग 4 वर्सेस अदर अदर फर्म्स, लोकल वर्कर फॉरेन आर्टिकल्स, फर्म्स वर्सेस इंडस्ट्री। फिर इंटरव्यू की गाइडेंस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और फर्म की रिक्वायरमेंट्स बहुत लिमिटेड हैं जैसे कि वो पार्टनर्स के एक लिमिटेड नंबर्स जो हैं वो मतलब हायर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं, कुछ बच्चे कुछ डिपार्टमेंट्स में नहीं भी जाना चाहते, उनकी प्रेफ़रेंस जो है वो ऑडिट है और टैक्स बहुत कम लोगों की है लेकिन सबकी ऑडिट ही है और फिर 6 मंथ्स की जो डिस्क्वालिफ़िकेशन पॉलिसी है वो भी है। फिर अभी जो फ्री टाइम बैठे हुए हैं इसमें इनको कौन-सी स्किल्स पे काम करना चाहिए, वो भी है फिर एक चीज़। और कुछ फ्रीलांसिंग का डिस्कशन भी है ड्यूरिंग आर्टिकल्स कि वो किस तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, जो कि आईकाईका की तरफ से अलाउ नहीं। सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि अभी कैफ क्वालीफाई कर लिया, अभी इंडक्शन में जो है वो 2-3 महीने का टाइम भी है। इस टाइम पीरियड में ये लोग क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी सबूर भाई, आपने इनिशिएटिव लिया इसके लिए। देखें, अभी जो है ना आपने एग्ज़ाम दे दिए स्टूडेंट्स ने, और एग्ज़ाम के बाद आप ऑलमोस्ट फ्री हैं। आजकल तो रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े वगैरह रख रहे हैं लोग। इस वक्त में आपको सबसे बेहतर जो चीज़ें की जा सकती हैं वो सबसे पहले तो ये कि इस चीज़ के बारे में गाइडेंस हासिल करें, इस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करें कि फर्म्स कौन सी हैं, किस फर्म का क्या कल्चर है, किस फर्म में मैं आसानी से क्वालिफाई कर सकता हूँ, किस फर्म में कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है। और ये इन्फॉर्मेशन आजकल जो है ना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इंटरनेट आपकी एक्सेस में है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। लेड बैक एटीट्यूड जो है ना कि अच्छा जब रिजल्ट आएगा तब फॉर्म्स में जाएंगे देखेंगे, तो एक तो ये हर्ट करेगा। उस वक्त कुछ लोग आपसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे और फॉर्म्स उनको जो है वो प्रेफरेंस दे देंगे। दूसरा, वक्त आपके पास अवेलेबल है इस वक्त। सबसे ज़्यादा हॉट जो डिमांड होती है किसी भी पर्सन से वो ये कि वो कितना ज़्यादा कीन टू लर्न है, कितना ज़्यादा कीन टू कंट्रीब्यूट है। और कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे बेहतर स्किल्स जो चाहिए होती हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वो ऑफिस की जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, वर्ड हो गया, विजू हो गया, ये आनी चाहिए लोगों को। एक्सेल के ऊपर आप छोटा-मोटा प्रोग्राम जो है वो करते ही हैं, पहले भी ICAPI डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो वो लाज़मी है कि आपको एक्सेल के ऊपर अच्छी ग्रिप आपकी हो। जी, जी। दूसरा, कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा-थोड़ा वर्क करना शुरू कर दें अभी से, कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करना है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वर्बल ओरल कम्युनिकेशन हो, उसके ऊपर थोड़ा काम किया जा सकता है इस पीरियड के दौरान में। लातादाद वीडियोज़ मौजूद हैं, लातादाद ऑडियोज़ मौजूद हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर उसका पॉज़िटिव इस्तेमाल किया जाए तो पूरी यूनिवर्सिटी है, जिसके ऊपर ये सारी स्किल्स अवेलेबल हैं। देखिए आपने जो है ना 5 से 7 मिनट का 10 मिनट का इंटरव्यू आपका होगा मैक्सिमम, जब भी होगा पार्टनर के साथ। तो उस इंटरव्यू में ये 10 मिनट भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 मिनट का भी इंटरव्यू नॉर्मली नहीं होता। तो उसमें आपसे 4, 5, 6 मिनट में क्या चीज़ देख सकते हैं पार्टनर आपके अंदर? वो यही देख सकते हैं कि आप बोलते कैसे हैं, आप अल्फाज़ कौन से इंतखाब करते हैं बोलते वक़्त, आप जो है कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी जो बात आप कर रहे हैं उसके लिए। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने एक चीज़ की हुई हो। आपने अपने सीवी पे लिखा हुआ है कि आई एम एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो पार्टनर को भी एक्सेल के 3-4 फ़ॉर्मूले तो आते ही होंगे ना? वो आपसे पूछ लेगा, फिर आपको परेशानी होगी कि ओहो! ये ज़रा मुझे भूल गया। तो अगर आपने किया हुआ होगा तो यू विल बी कॉन्फिडेंट। तो ये इतनी सिंपल सी बात है कि वक़्त को ज़ाया ना करें। इसके अंदर वो जो आईकैप के हैंड्स ऑन कोर्सेज़ अगर आपने नहीं किए हुए, तो वो करें। अगर आपने पहले से किए हुए हैं तो उनको शार्पन करें। सबूर भाई एक और थोड़ी-सी परेशानी की बात, जो प्रॉब्लम है ना, स्टूडेंट जो हैंड ऑन कोर्सेज़ है ना, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल हैं जो उतना ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेते इनको, और बच्चों को इंडक्ट करके उनको बस उसके बाद समहाउ पास आउट करवा देते हैं। तो हमें एज़ ए स्टूडेंट भी इसके ऊपर जो है ना अपना ध्यान ये रखना है कि जो हैंड्स ऑन कोर्सेज़ हैं वो आके अपने किसी मकसद के तहत शामिल किए हैं आपके लिए। उन हैंड्स ऑन कोर्सेज़ का कोई फ़ायदा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ़ में होना है। तो उसको ड्यू कंसिडरेशन दें, ड्यू वेटेज दें, उसके ऊपर पूरा काम करें, तभी आपको फ़ायदा होगा उन हैंड्स ऑन कोर्सेज़ का। सिर्फ़ सीवी पे लिख लेना कि मैंने कोर्स किया हुआ है, काफ़ी नहीं होता। इसमें से एक क्वेश्चन निकलता है कि आप पार्टनर भी हैं, आप बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ भी करते हैं। आपके लिए एक बच्चा आया है जिसने इस 2 महीने को जो है वो इतना यूटिलाइज़ नहीं किया। मतलब उसने पेपर्स के बाद बस सीवी-सूवी जमा करवाई है और बस उसकी इंडक्शन में वो आपके सामने आके बैठ गया। एक और बच्चा है जिसने इस 2-3 महीने के अंदर जो है वो कुछ कोर्सेज़ हैं जिनमें आप अगर बात करें तो ये मेरे पास पावर बीआई है, जिसमें कुछ है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस आपने बता दिया, ज़ीरो है और इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले सॉफ्टवेयर्स हैं या ये कोर्सेज़ हैं। एक बच्चा है जिसने ये कोर्सेज़ किए हुए हैं और एक बच्चा है जिसने कुछ भी नहीं किया हुआ। तो आप इन दोनों में से किसको प्रेफ़रेंस देंगे? देखिए ज़ुहूर भाई, आपका क्वेश्चन जो है ना वो आट खुद से ही बहुत वाज़ेह है। बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म, आई वुड लाइक टू इंडक्ट द बेस्ट रिसोर्सेज़ अवेलेबल। जो बेस्ट रिसोर्सेज़ अवेलेबल है उन्हीं में से मैं इंडक्ट करना चाहूँगा। तो जब मेरे पास इस तरह का बच्चा आएगा जो मुझे लेड बैक एटीट्यूड वाला लग रहा होगा, जिसका मुझे लग रहा होगा कि उसने इन 2 महीनों में कुछ भी ख़ास नहीं किया, वो खाता रहे, सोता रहे और बस उसने चिल किया अपनी लाइफ़ में, क्या टाइम पीरियड में इसको यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से नहीं किया। ज़ाहिर है फिर मेरी ओरिएंटेशन उसकी तरफ नहीं होगी, मेरी ओरिएंटेशन उसी स्टूडेंट की तरफ होगी, जिसने इस टाइम पीरियड में कुछ काम किया होगा। जी, जिसने जी, एक्सेल के बिल्कुल। ऊपर काम किया, जिसने बीआई के ऊपर काम किया, जिसने डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम किया, पीपी के ऊपर जिसने अपनी स्किल्स को शार्पन करने की कोशिश की। ये चीज़ें बेसिकली सिर्फ़ सिर्फ़ कोर्स नहीं है। जब ये कोर्स आप करते हैं ना तो आपका माइंड बिल्ड अप होता है, माइंड डेवलप होता है। जब जी, माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है तो फिर आप ज़ाहिर है बेटर सूटेड हो जाते हैं, आपके पास बेहतर आइडियाज़ होते हैं बात करने के, बेहतर आइडियाज़ होते हैं अपने आप को पोर्ट्रे करने के। तो इसलिए इसके ऊपर वक़्त तो लगाना चाहिए। सर आप ये कोर्सेज़ रिकमेंड करते हैं? जी, मैं तो हाइली रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये कोर्सेज़ करने चाहिए। वैसे अगर तो आपको फ्री में भी मिल रहे हैं, वैसे अगर कोई 2-3 4,000 5,000 लेके आपसे कोई कोर्स इस तरह का आपको करवा देता है, तो उसके पीछे पड़ जाएँ, उससे पूरा सीखें, उससे पूरा हक़ अदा करें अपने जो आपने लेकिन सर फीस कुछ दे के ये कोर्स लिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं और कुछ ऐसे पार्टनर्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो तो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, पार्टनर्स भी हैं जो कहते हैं कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है करने का। मतलब ये टाइम ज़ाया आपके इंडक्शन में हेल्प नहीं करते। इस हद तक मैं कुछ एग्री कर सकता हूँ कि चलिए आपके इंडक्शन में हेल्प नहीं करते, लेकिन आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। आपके इसके बारे में क्या स्टांस है कि यार ये आप खुद कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने बच्चा आए जो ये कोर्सेज़ जिसने किए हों और मेरे सामने एक बच्चा है जिसने ना किया हो,
मैं तो उनको प्रेफ़र करूँगा जिसने ये कोर्स किए होंगे। लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टनर्स ऑफ द फर्म ये कहते हैं हैं कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं ये आपकी इंडक्शन में हेल्प नहीं करते। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कि आपके सीवी पे लिखी हुई एक-एक चीज़ आपके इंडक्शन में हेल्प करती है। अगर आपने जी, कोर्स किया है और आपने उसको अपने सीवी पे लिखा है, तो उसके बारे में बात होगी। अगर उसके बारे में बात होगी तो चांसेस हैं कि आप उसमें अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो जो इंटरव्यूअर है उसको भी तो समझ आती है ना कि आप टाइम ज़ाया करने वाले पर्सन नहीं हैं। आप फ्री बिल्कुल, बैठे हुए थे, आपने कुछ ना कुछ किया। एट लीस्ट यू डिड समथिंग। यार कुछ नहीं करना तो चलो इस टाइम पीरियड में अपना कोई पैशन ही आगे बढ़ाओ। वरना कहते हैं कि आप आपका लाइफ में पैशन क्या है? आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अपना पैशन ही नहीं पता होता। आप कहते हैं मेरा कोई पैशन नहीं है। तो वो फिर पैशनलेस इंसान तो ज़ाहिर है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ें आपकी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आपने जाना है, इन चीज़ों ने आपको हेल्प करना है। तो जब इन चीज़ों ने बेशक, हेल्प करना है तो व्हाई नॉट लर्न देम। और लर्निंग का सबसे बेहतर टाइम कौन-सा हो सकता है? व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बिल्कुल। देखिए, अब तो ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग की इतने सारे लोग काम करते हैं, उसमें भी ये वाली स्किल्स अ, इस्तेमाल में आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कितना काम निकल आता है ऑनलाइन, अगर आता हो वो तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाना ये तो बड़ा काम है, मैं खुद भी करता रहा हूँ। जी, और जी। इसमें से एक क्वेश्चन और निकलता है, वो कहते हैं फिर आगे से कि आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके लिए एक कैंडिडेट जो है वो सबसे ज़्यादा एनालिटिकली, टेक्निकली और अपीयरेंस वाइज़ और कम्युनिकेशन के वाइज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो हम ज़्यादा देखते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? किस तरह एक बंदा एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग हो? मतलब मैं इतना एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, आप कह सकते हैं कि मैं टेक्निकली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होऊँगा। मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी-सी ठीक होगी, वो भी बोल-बोल के ठीक हुई, वरना मैं भी अगर जब कैफ़ में था, तो मुझे भी बोलने में बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं नहीं बोलता था, मैं किसी से मिलता नहीं था। और अपीयरेंस भी मेरी इस तरह से ही है, मैं चूँकि मदरसे से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, तो मुझे पैंट शर्ट पहनने में बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी स्टिल है, मुझे बहुत बुरा लगता है पैंट शर्ट पहनना, मुझे सलवार कमीज़ पहनना अच्छा लगता है। सो एनालिटिकली, टेक्निकली कम्युनिकेशन आपकी आपकी अपीयरेंस जो है, इसको हम किस तरह से बेहतर बनाएँ? वो कहते हैं, "नहीं जी, ये कोर्सेज़ हेल्प नहीं करेंगे, आप कितने एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हैं, ये ज़्यादा हेल्प करता है पार्टनर को।" ये देखता है पार्टनर ज़्यादा। देखिए, एक चीज़ है, कुछ चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं जिनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अपीयरेंस जो है वो हमारी वो अल्लाह ताला ने बनाई है, जैसी बनाई है, उसका तो हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर थोड़ी ग्रूमिंग टेक्नीक सीखी जाए तो हर पर्सनैलिटी को शार्पन किया जा सकता है, हर पर्सनैलिटी बेहतर अपीयर की जा सकती है। एनालिटिकली बेहतर होना या टेक्निकली बेहतर होना जो है ना, वो आपको हेल्प करता है किसी हद तक। अब हमारे पास मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि मेरे पास ऐसे बच्चे भी इंटरव्यू के लिए आते हैं जिन्होंने 3-3 अटेम्प्ट्स में अपना कैफ और पास किया होता है। 2 अटेम्प्ट्स में कैफ कर लिया और 1 अटेम्प्ट में मिसाल के तौर पर एएफसी या पीआरई जो था वो पास कर लिया, पीआर जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पीआरसी। और इस तरह के बच्चे भी आते हैं, लेकिन वो बच्चे अ, आप उनको गीक्स तो कह सकते हैं कि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बट दे वर नॉट स्मार्ट समटाइम्स। समटाइम्स दे वर जस्ट बुकिश। उनके पास जो भी नॉलेज था या जो भी चीज़ थी उनके पास, वो बुक से तो उन्होंने पढ़ के पास किया हुआ था, लेकिन उनको कोई और चीज़ों का पता नहीं था जिनका पता होना चाहिए। उनसे पूछ जितना उनको टीचर ने बता दिया, जितना उनको किसी ने घोल के पिला दिया, उतना उन्होंने घोल के पी लिया। ये उनकी स्किल थी, ये उनकी स्ट्रेंथ थी। उससे ये तो पता चला कि ये फर्माबरदार किस्म का एक कैंडिडेट होगा, बात माना करेगा, इसको आप किसी काम पे लगा देंगे, लग जाया करेगा। लेकिन क्या ये इनिशिएटिव लिया करेगा? इसमें इनिशिएटिव लेने वाली सलाहियत है कि नहीं है? वो तब पता चलती है जब किसी ने कोई ऐसा काम किया हो, जो थोड़ा रूटीन से हट के हो। उसने कोई ऐसी चीज़ की हो जो उसको अपने आप को थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकालती हो। जब तक आप अपने कम्फर्ट ज़ोन में बैठ के काम कर रहे होते हैं, और दूसरा तब तक ज़ाहिर है ग्रोथ एक लिमिटेड होती है। दूसरा जो आपने बात की ना, ये कम्युनिकेशन, मैं आपको बताता हूँ, मैं आई वांट टू कन्फेस हियर। अ, कम्युनिकेशन जो है, मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने शुरू की थी, तो मैं एक छोटे शहर से आया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी यहाँ पे लोगों को बात करता देख के, कि ये कैसे टीचर से भी इतना खुल के बात कर लेते हैं और टीचर को बल्कि झुकते भी कर देते हैं आगे से, और टीचर भी उसके ऊपर जो है वो खुश हो जाते हैं, बल्कि कुछ भी नहीं कहते। हमारे लिए तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ा टैबू था कि आप टीचर की बात के आगे, मतलब सवाल करने पे हमने तो डंडे खाए हुए हैं भाई सरकारी स्कूलों में, कि आप सवाल करते हैं तो डंडे पड़ेंगे। तो जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ना एक उस वक़्त जो आपका अभी पीपी है, इसका नाम होता था पीएसटीसी, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स। ये आईके आपने पहली दफ़ा शुरू किया था और हमारे एक उस्ताद हैं ख्वाजा मज़हर इफ्तिख़ार पैक में होते थे। उन्होंने पहली दफ़ा ये टेक अप किया था। तो
मुझे इस प्रोग्राम में बहुत परेशानी हुई शुरू में कि मुझे स्टेज पे जाके प्रेज़ेंटेशन देनी है। मुझे 3 मिनट के लिए स्टेज पे जाके बोलना है। तो जब मैंने पहली दफ़ा 3 मिनट के लिए जाके स्टेज पे बोलना था, उसको हम स्नैप प्रेज़ेंटेशन कहते थे। तो आई वाज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग टुवर्ड माय फीट, माय 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 आईज़ वर नेवर ऑन द ऑडियंस, और मेरे सामने जो माइक था मैं उसको ऐसे-ऐसे करके रगड़ रहा था कि किसी तरह से जो मैंने याद किया मैं बोल के चला जाऊँ। तो उसके बाद मुझे ख्वाजा साहब ने जो है वो बुलाया, बताया। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी कि अच्छा इसको ऐसे करो, कुछ चीज़ों के ऊपर देखो, यू आर गुड, यू कैन डू। तो अगली जो प्रेज़ेंटेशन थी वो पहले से थोड़ी-सी बेहतर हुई। अब सो मच सो कि तीसरी जो प्रेज़ेंटेशन थी मेरी, उसके बाद मेरा नाम ऑनर बोर्ड पे लग गया था कि जहाँ पर उन्होंने 2 कैटेगरीज़ पहले बनाई हुई थी, उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी बनाई कि सबसे ज़्यादा ह्यूमरस मज़ाहिया जो प्रेज़ेंटेशन होती है, जिसका कंटेंट बहुत शानदार होता है, वो मेरा नाम उन्होंने बोर्ड पे लगा दिया था। वो दिन जाता है और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे इसमें कुछ झिझक होनी चाहिए बोलने में। मैंने अपने अल्फ़ाज़ का चुनाव बेहतर करने के ऊपर काम किया, और ये ऐसे ही वक़्त के साथ-साथ किया। अब सही कहते हैं, पहले दिन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वक़्त के साथ-साथ चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ़ इसमें पीपीई। आप इसमें सॉल्यूशन भी साथ-साथ बताते जाएँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपने किस तरह स्ट्रॉन्ग करनी है, किस तरह अपनी अपीयरेंस को थोड़ा-सा ठीक करना है और किस तरह आप जो है वो बाकी चीज़ों को भी थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ सॉल्यूशन भी बताते जाइएगा। मैं बता देता हूँ। स्किल्स तो जो देखें, मैं आपको बता देता हूँ। आपका प्रेज़ेंटेशन पीपीई का आपका कोर्स है एक, वो मेरे ख़्याल आपने आर्टिकल से पहले करना होता है। वो कोर्स अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से करें। अगर आपने कभी सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट लेने के लिए कर भी लिया उसको, तो उसको दोबारा से उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखें यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, दोस्तों में बैठ के आपस में बात किया करें, उस टॉपिक के ऊपर बात किया करें। दोस्तों में बैठ के सिर्फ़ खाने-पीने की बातें नहीं होनी चाहिए, अपनी ग्रूमिंग की बातें भी होनी चाहिए। बिल्कुल। जो दूसरी चीज़ है ड्रेसिंग, ड्रेसिंग जो है ना, हर किसी को ज़रूरी नहीं है आप नेकटाई पहन के जाएँ, आप कोट लगा के जाएँ, कोट पहन के जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपकी जो आपकी जो ड्रेसिंग है वो एटिक्वेट होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। अगर आप कंधे लटके हुए हैं, आपने कोई ऐसी शर्ट पहनी हुई है जो आपके साइज़ से 2 साइज़ बड़ी है, या आपने टाई लगाने की कोशिश की और आपका कॉलर जो है वो आप 16 साढ़े 16 कॉलर तो आप आप तादाद में मौजूद है। और इसके ऊपर भी नहीं आता। अगर आप लाहौर जैसे शहर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बेशुमार ऐसी जगह मौजूद हैं, जहाँ पर आपको कम कीमत में अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। आप वो लेके एक तो अपनी ड्रेसिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। दूसरा, इंटरव्यू से पहले अपनी जो चंद एक पेट क्वेश्चन हैं, जैसे एक पेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो हुँ। इसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए आपकी कि अपने आप को मैंने और क्या इसका इंट्रोड्यूस बेस्ट करना है। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या सॉरी? इसका आंसर हो सकता है? आपकी नज़र में इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हम इसमें क्या-क्या बताएँ? हम उसमें ये भी बताएँ हम इतने सिबलिंग्स हैं, यहाँ से आया हूँ मैं, ये भी बताएँ उसमें? हाँ, बताएँ, बताएँ, कोई हर्ज नहीं है, बताएँ। सही है। आपको अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बिल्कुल इंग्लिश में कोशिश ना करें। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो करें, अदरवाइज़ आप उर्दू में बात करें। कोई सही है। इंटरव्यूअर इतना नहीं होगा कि वो आपको सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर आप उर्दू में बात करें। उनको बताएँ कि जी मेरा नाम ये है, अ, मैं कैफ़ क्वालिफ़ाइड हूँ, मैंने इतने अटेम्प्ट्स में किया है और मैंने जो है वो इन सब्जेक्ट्स में मुझे बड़ी दिलचस्पी रही है, और मेरा इससे पहले एफएससी का या जो भी इंटर का मेरा कोर्स था, और मैं फ़लाँ शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, और मेरी जो है वो मेरे फ़ादर, ये उनका बिज़नेस है या इनकी ब जॉब है, मैं इस फ़ैमिली से आता हूँ, आप बताएँ। एक्चुअली तो ये जी, जो क्वेश्चन होता है ना कि अपने बारे में बताओ, दिस इज़ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन, आइस सही ब्रेकिंग। है। बिल्कुल। इंटरव्यूअर भी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। इंटरव्यूअर के सामने भी आप पहली दफ़ा आके बैठे हैं, उसको भी नहीं समझ आ रही कि इसके साथ क्या बात करनी है। तो वो ये कहता है कि थोड़ा-सा बोले, ताकि पता चले कि इससे मैंने किस टोन में या किस लहजे में या क्या बात करनी है। तो सही आप है। थोड़ा-सा बोलें, आप थोड़ा-सा बोलें अपने बारे में, 2-1 मिनट लें, उसमें बताएँ अपने बारे में तफ़सील से, वहाँ से बातें निकलेंगी। इंटरव्यूअर ने वहाँ से बातें शुरू करनी है आपके साथ। तो अ, वो हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं तो उन्होंने ना याद किया हुआ होता है, जैसे किसी ने लिख के दिया था ना, अ, वो याद करके वो ये सुनाने की कोशिश करते हैं, वो नेचुरल नहीं है, इट शुड कम नेचुरल। और दूसरा, कुछ लोगों को एटीट्यूड होता है, सिखा दिया होता है किसी ने गलत,
कि जी मेरे बारे में सब कुछ मेरे सीवी पे लिखा हुआ है, वहाँ से देख लें। बिल्कुल ठीक, तो ये ये तो नहीं ठीक, तो बिल्कुल नहीं ये ठीक। डो ये डोर क्लोज़र है। अगर आपने ये हुँ। कहा कि मेरे बारे में सीवी पे लिखा हुआ है, वो देख लें, ये आपके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। तो इस तरह की कुछ वीडियोज़ जो अवेलेबल हैं, जिसमें कोई इंटरव्यू कर रहा होता है, तो वो पूछता है कि आपके बारे में आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो वो आगे से वो जो बैठा होता है, जो इंटरव्यू देने वाला, वो आगे से कहता है, "हैवंट यू रेड माय सीवी?" ये एक बड़ी फ़ेमस और पता नहीं मिलियंस ऑफ पीपल ने ये वीडियो देखी हुई है। कहता है, "इट्स तो ऑलरेडी वहाँ रिटन से ऑन माय सीवी, हैवंट यू रेड माय सीवी?" वहाँ से मुतासिर होके बच्चे आ भी जाते हैं ना फिर, कि जो कहते हैं कि अच्छा जी फिर कुछ हमने अपने ये प्रोफेशनल्स के प्लेटफ़ॉर्म से कुछ जो है वो अमल अकेडमी के हमारे जो मेरा एक टीम मेंबर है सगीर, वो अमल अकेडमी से है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इन पे मेहनत की जाती है इन लोगों पे। तो उसने कुछ जो है वो 2 पेजेज़ के इस तरह के जो क्वेश्चन्स आप बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू? और इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, उसने पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है ना वो लिख के दिए हुए हैं। लेकिन वो चूँकि आप सही कह रहे हैं, वो पैटर्न नहीं होने चाहिए, एक नेचुरल भी होना चाहिए। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब कैफ़ कर लिया, अब हमने पढ़ा है कैफ़ में 2 अटेम्प्ट्स में भी क्वालीफाई किया, किसी ने 3 में किया, किसी ने 5 में किया। सर उसको सब्जेक्ट आते हैं, वो पास करके आया है। तो ये मतलब कैफ़ कर लिया इसका मतलब पास करके आया है। सब अब जब जाके इंटरव्यू में बैठते हैं, जब आप टेस्ट देने जाते हैं किसी भी फॉर्म में, सर कुछ फॉर्म्स तो ऐसी हैं कि जिनके टेस्ट में जो है वो लास्ट जो 5 अटेम्प्ट्स होते हैं, उनके उनमें से क्वेश्चन्स आए होते हैं। सर क्या उनको ये यकीन नहीं है कि ये बच्चा पास करके आया हुआ है? चलिए आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस कर लेंगे, चलिए आप बता दें IS-16 के बारे में बता दें, IFRS-16 पूछ लें आप, जो मर्ज़ी पूछ लें इंटरव्यू में। लेकिन टेस्ट में चूँकि वो पास करके आया हुआ कैफ, वो क्वालीफाई करके आया हुआ है, उसमें से फिर वही क्वेश्चन जो है वो लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के नहीं आपने 5 पेपर्स करने हैं, उसमें से जो है वो आपको क्वेश्चन्स आएँगे। सर ये थोड़ा-सा अनफेयर नहीं है? ये आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हम मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये अनफ़ेयर है इस तरह का टेस्ट, क्योंकि देखो आईकैप की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टैंडर्डाइज़्ड वो है नहीं, गाइडेंस नहीं है। तो फिर हर फर्म का जैसे उनको समझ आती है, जैसे उनके एचआर को अच्छा लगता है, वैसे वो बना लेते हैं। जब आपने कैफ पास किया है, आईकैप के स्टैंडर्ड पे पास किया है, तो उसमें से टेस्टिंग की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जो टेस्ट की जा सकती हैं, जैसे नॉर्मली हम जो टेस्ट डिज़ाइन करते हैं अपनी फॉर्म में, हम वो टेस्ट नॉर्मली एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट बनाते हैं। अगर उसमें कोई टैक्स का या अकाउंटिंग का क्वेश्चन होगा भी, तो वो उस तरह का होगा, जो कि जिसको भी बुनियादी चीज़ें पता है अकाउंटिंग की या बुनियादी चीज़ें पता है टैक्स की, वो उसके बारे में एमसीक्यूज़ में अपनी राय दे सकता है। उससे उसमें मेजर पोर्शन जो है वो एप्टीट्यूड का होगा। वो जी, जी। एप्टीट्यूड जो है वो टेस्टिंग इज़ समथिंग जो कि इवन मैंने तो क्वालीफाई करने के बाद निशात चूनिया में जॉब की थी। उन्होंने भी को क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो कि होना चाहिए। अ, बाकी अगर फर्म्स की प्रैक्टिस है ये वाली कि वो उन्होंने आईकैप के पेपर्स में से क्वेश्चन पूछने, अब वो फिर नामुनासिब बात है। वो फिर इस चीज़ का टेस्ट है कि आपने कितना याद रखा हुआ है, ना ना कि इस चीज़ का कि आप एक पेपर को पास करने के लिए उस पेपर के औरा में चले गए थे या नहीं चले गए थे। तो बीइंग टीचर मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है बच्चे के लिए कि वो सारी चीज़ें याद रखे। अलबत्ता मोटी-मोटी बातें उसको हर सब्जेक्ट की पता ही होती हैं। जी, ऐसे वगैरह टेस्ट कर लें, ये ठीक है और उसके अलावा जो पीडब्ल्यूसी का टेस्ट भी होता है, उसमें भी एप्टीट्यूड मोस्टली ये जो है, यही चीज़ें हो रही होती हैं और अगर केपीएमजी भी टेस्ट ले, तो उसमें वो भी मोस्टली जो है, वो केपीएमजी के बारे में कुछ क्या नाम है, ऐसे लिखवा लेते हैं या करंट अफेयर पे। लेकिन और बड़ी फर्म्स हैं जिसमें अच्छा सर, उस बारे में इंटरव्यू के बारे में कैसे तैयारी करके जाएँ फिर? इंटरव्यू के बारे में आप क्या कुछ सजेशन देते हैं? बिकॉज़ आपने बहुत इंटरव्यू किए और आपने मुझे बहुत दफ़ा भी बताया कि यार ये जो आप कैंडिडेट भेजते हैं, ये मतलब इंटरव्यू में अप टू द मार्क नहीं था या ये हमारे क्राइटेरिया आप एज़ अ पार्टनर क्या देखते हैं बच्चे में? यार ये बच्चे में ये होगा तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको रिजेक्ट कर दूँगा। आप एज़ अ पार्टनर क्या देखते हैं किसी भी बच्चे में? और आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों को यार इस फ्री टाइम में आपने वो कोर्सेज़ भी करने हैं, आपने आपने फर्म्स टू फर्म्स विज़िट भी करने हैं, आपने फर्म्स सीवी भी बनानी है और आपने इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, तो आप इसके बारे में क्या गाइड करते हैं? सबसे पहले तो जो सीवी है ना आपका, दैट शुड बी सिंपल। उसमें कोई डिज़ाइन, कोई अ, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो कि शौक किस्म की चीज़ों की। सिंपल सीवी बनाएँ, सिंपल सीवी में आपके बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मौजूद हो। आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके जिस एड्रेस पे, जिस ईमेल पे, जिस फ़ोन पे, वो लेजिबली लिखा हुआ हो, और आपका जो ईमेल है, जो लिखा हुआ है आपने, वो थोड़ा प्रोफ़ेशनल बनाया हुआ हो, नॉट शुड नॉट बी योर फर्स्ट ईमेल। फर्स्ट ईमेल में तो हम लिख देते हैं ना अपने नाम के साथ मून, चाँद या जो भी हमारा दिल पापा करता है। की परी टाइप। हाँ, तो वो नहीं बनाना आपने, आपने बनाना है जिसमें जो है वो प्रॉपर आपने अपना नाम प्रॉपर लिखा हो। बेहतर है कि अपने नाम में डॉट लगा के वो नाम अपने पूरे से अपना ईमेल एड्रेस बनाइए। और उसके अलावा आपके सीवी पे आपका पढ़ के तो पता चल जाए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं।
मतलब आपके सीवी को पढ़ के अगर पता चल रहा है उसमें फॉर एग्जांपल लाहौर में आप बैठे हुए हैं और लाहौर में आपका एड्रेस आ रहा है जी, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का एड्रेस आ रहा है जी गार्डन टाउन का, तो 90% से ज़्यादा चांसेस है कि यू डू नॉट बिलोंग टू गार्डन टाउन। आप गार्डन टाउन में रह रहे हैं किसी हॉस्टल वगैरह में। बाकी अब इंटरव्यूअर को कैसे पता चले, या जिसने आपके सीवी को शॉर्टलिस्ट करना है उसको कैसे पता चले कि आप साउथ पंजाब से हैं, आप सेंट्रल पंजाब से हैं, आप सिंध से आए हैं, आप केपी से आए हैं। थोड़ा लिख दें, कोई मसला नहीं है यार, अपनी उनको पता तो चल जाए आपको पहले से कि ये कहाँ से बच्चा बिलोंग करता है। फिर उसके अंदर आपकी, अगर आप लाहौर से ही बिलोंग करते हैं तो फिर आपका कोई एरिया का एड्रेस आ जाए, उसमें पता चल जाएगा आप किस एरिया में रह रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना फिल्ट्रेशन के लिए नहीं चाहिए होती, ये चीज़ें इंटरव्यूअर को आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है उसके लिए चाहिए होती हैं। इंटरव्यूअर आपसे जो एक्सपेक्टेशन अपनी सेट करना चाहते हैं, ये वहां से उसने देखनी होती है। अपना सीवी एक तो सिंपल रखें। दूसरा, इंटरव्यू के अंदर जितना नेचुरल आप हो सकते हैं उतना नेचुरल रहें, बनने की कोशिश ना करें, गलत बात कोई ऐसी ना करें जो आपको लगता है कि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं ना जो इंटरव्यूज कर रहे होते हैं आपका, उनका अपना पोस्ट क्वालिफिकेशन 10-10 साल का, कम 15-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, कई कईयों का उससे भी ज़्यादा होता है। तो वो इस सारे प्रोसेस से होके गुजरे होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी बात लॉजिकली पॉसिबल है, कौन सी बात लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो बी अप्रोप्रिएट, उनको नेचुरली अपना जो है वो जो आपसे पूछते हैं उसके बारे में बताएं। टेक्निकल क्वेश्चन आपसे उन्होंने कोई पूछ लिया, आपको नहीं आता, जितना आता है बताएं, जितना नहीं आता उसके बारे में कहेंगे अब ये मेरे जहन में नहीं है। सही। टेक्निकल क्वेश्चन नॉर्मली पार्टनर्स नहीं पूछते, लेकिन पूछ लें, कोई बात नहीं, बता दें, जितना आता है बताएं। नहीं भी आता तो अभी कहेंगे इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है, हाँ ऐसे करके था कुछ, अब माइंड में नहीं है, मैं बुक देख के बता सकता हूँ। और एंड दैट्स अ गुड इनफ क्वेश्चन, गुड इनफ आंसर कि आप बुक देख के बता सकते हैं। और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं टैक्स की या हम प्रैक्टिस करते हैं ऑडिट की, तो हम क्या आईएफआरएस याद रखते हैं सारे जुबानी? हम हर दफा जब हमें जरूरत पड़ती है हम आईएफआरएस खोल के देखते हैं, आईजास खोल के देखते हैं, टैक्स ऑर्डिनेंस खोल के देखते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि स्टूडेंट हर चीज अपने माइंड में बिठा के रखा आया होगा। हाँ, हम ये समझते हैं कि उसकी बुनियाद होगी उस चीज की, उस बुनियाद से उसको ये पता होगा कि बुक में मैंने कैसे देखने, इतनी बात है। और इंटरव्यू में बी कंपोज्ड। जब आप जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए, आप कमरे में एंटर होते हैं, तो एंटर होने में देखेंगे अगर तो जो दरवाजा है वो खुद ही बंद होने वाला है, नॉर्मली डोर क्लोजर लगे होते हैं, वो खुद ही बंद हो जाएगा, शीशे का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है, तो उसको पीछे मुड़ के बंद करने की जरूरत नहीं है, खुद ही बंद हो जाएगा। अगर बंद करने वाला है तो आप उसको खुद बंद कर दें और सलाम करें, और सलाम करने के बाद वेट करें। अगर वो आपसे हैंडशेक करना चाहते हैं तो वो आपको हैंड अपना ऑफर करेंगे। अगर वो आपको हैंड ऑफर करते हैं तो डू हैंडशेक, अगर नहीं ऑफर करते तो कीप स्टैंडिंग एंड आस्क फॉर परमिशन टू सिट। अगर वो कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। नॉर्मली आपके आते साथ ही 90% ज़्यादा केसेस में आपको खुद ही कह दिया जाता है कि बैठे। लोग कह देते हैं कि बैठे, क्योंकि आपका इंटरव्यू करना है तो बैठे। लेकिन आ, इस इजाज़त का या इसका इंतज़ार किए बगैर ही कुर्सी की सीट के खुद ही बैठ जाना, ये थोड़ा सा एक उसमें ओवर फीलिंग देता है। हाउएवर जो है ये चीज़ें करने के बाद जब हैंडशेक करना है तो फिर आपने ऐसे करके नहीं करना दोनों हाथों से। आपने हैंडशेक करना है सिंपल, एक हाथ से आपको हैंड ऑफर किया जाएगा, एक हाथ से आपने हैंडशेक करना है। इट शुड बी फर्म बट नॉट सो टाइट। इट शुड बी फर्म बट नॉट सो टाइट, और इतना लूज भी होना चाहिए कि पता लगे कि आप हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ये। आपका आपका जो पोस्चर है उससे समझ आ जाती है। इंटरव्यू में बैठे तो ऐसे बैठे प्रॉपरली बात करने के लिए अटेंटिव होके। अगर आप टेक लगा के टांग पे टांग रख के बैठेंगे तो आपके बारे में अच्छा तासर नहीं जाएगा कि यार ये थोड़ा सा मतलब मूडी है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा इस सा तरह की बातें तो ट्रेन में आती ऐड रहेंगी। कर दूं। वो मैनेजर पीडब्ल्यूसी इस्लामाबाद में थे, वो कहते थे कि जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं बच्चे आते हैं, आके दरवाजा खोलते हैं, आते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उनको रिजेक्शन इस बेस पे किया कि उन्होंने आके सलाम तक नहीं लिया, मतलब आके आके सीधा बैठ गए और चेयर को ऐसे मतलब वो घसीटते हैं जिससे वो चीं की आवाज भी जाती है। तो मैं तो उन्हें कहता होता हूँ कि अगर आपने चेयर थोड़ी सी पीछे भी करनी है तो उसको उठा के थोड़ा सा पीछे करें ताकि उसमें से आवाज ना आए। और फिर वो कहते हैं कि वो बैठे हुए हैं और थोड़ा सा कोई लीन करके बैठा हुआ है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे साइड पे देख रहा है, कोई ऐसे ऊपर देख रहा है।
और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जाते हुए हमें सलाम भी नहीं लिया, थैंक यू तक नहीं किया। तो ये चीज़ें बेसिक वो कहीं जी, बेसिक मैनर्स है ना, बेसिक एटिकेट्स हैं। ये बेसिक एटिकेट्स तो हमारी अनफॉर्चुनेटली स्कूलिंग में दौरान में नहीं सिखाए जाते ज़्यादातर लोगों को। ये चीज़ें तो स्कूल के अंदर सीखने वाली हैं। हमारे स्कूल बस रट्टे लगाने की फैक्ट्रियाँ बने हुए हैं। बच्चों को ये चीज़ें बेसिक मैनर्स बचपन में सिखाए जाते हैं। जब इनको सीखना फ़नी भी नहीं लगता बच्चों को, तब बच्चों को लगता है कि ये चीज़ें सीखनी चाहिए। इस एज में आके सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को फ़नी लगती हैं ये बातें। उनका कसूर नहीं है बिल्कुल। इसमें। सर सीवी के अंदर पिक्चर होनी चाहिए और फीमेल्स के लिए जो ड्रेसिंग का अक्सर मुझसे क्वेश्चन होता है बिकॉज़ कुछ फर्म्स डिमांड करती हैं कि आप अपनी सीवी के ऊपर पिक्चर लगा के लेके आएँ और कुछ फर्म जो है वो बड़ी फर्म है, एक बिग 6 फर्म है और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो कहती हैं कि मतलब आप अबाया नहीं पहने। कुछ ल एक लड़की ने उसको छठे नंबर पे वो फर्म आती है पूरी दुनिया में, उसने उस फर्म को इसलिए छोड़ दिया कि वो चूँकि थोड़ी-सी रिलिजन टुवर्ड्स रिलिजन थी, उसने उसको छोड़ दिया। कि मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैंने उससे कहा था कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, तो आप जो है आपको जॉइन करनी चाहिए, आपके पास अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। लेकिन वो कह रही मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रही। तो इज़ इट फेयर कि आप जो है वो उसको स्पेसिफिकली कहें कि आप अबाया नहीं यूज़ कर सकती, आप जो है वो मतलब नकाब नहीं कर सकती, आप जो है वो सीवी के ऊपर पिक्चर लगा के लिखें। अगर वो नहीं कंफर्टेबल तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इसको क्या नाम है उसको ज़बरदस्ती उससे करवाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पिक्चर लगाने के बारे में और क्या नाम है लड़कियों की ड्रेसिंग के बारे में? अब पिक्चर लगाने के बारे में तो देखें ये आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, लेकिन अगर आप लगा लें, तो आपकी सीवी ज़्यादा कह लेंगे प्रोमिनेंट हो जाती है। बेसिकली सीवी क्या है कि लुक हियर आई एम, दिस इज़ मी। जी, सीवी ये है कि दिस इज़ मी। तो आपने सारी वर्बल डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो इफ अ फेस इज़ एडेड टू द सीवी, ऑब्वियसली इट एड्स टू द सीवी। आपकी जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये ऐड हो जाता है कि दिस इज़ मी। ऑब्वियसली अगेन जो बात आप जिस जिस दूसरी बात आप पूछ रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, इसके ऊपर जो है ना मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर ये किसी शख्स की शख्सी आज़ादी है कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करना चाहते हैं, तो फिर ये फ़र्म की भी अपनी एक कह लेंगे अपनी कह लें इसमें फिर उनको भी आज़ादी है कि वो किस तरह के लोगों के साथ साढ़े 3 साल गुज़ारना चाहते हैं। इसको यानी हम इस एंगल से सिंगल आउट नहीं कर सकते कि किसी भी चीज़ को कि जी ये आपके पास तो ये चॉइस है और दूसरे के पास ये चॉइस नहीं है। जैसे करेक्ट, अभी आप सऊदी अरब में आप बैठे हैं, आपको कुछ अरसा हो गया सऊदी अरब में गए हुए। अ, अबाया पहनना एक चीज़ है, वहाँ पर अभी तक अबाया का कल्चर था कि एवरीबॉडी यूज्ड टू अ, हैव एन अबाया और अभी भी वहाँ पर ये कल्चर है कि अबाया हर खातून अबाया पहनती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अ, पहनता हूँ। लेकिन जो फेस कवर करने वाली जो स्टोरी है, वो पहले भी नहीं थी और अब भी मेरे देखने में बहुत कम है कि वहाँ पर आप अपना फेस ही कवर कर लें। क्या ऐसा है? इसके बारे में आप हमें बेहतर बता सकते हैं। मेरा ज़्यादा जी सर, ऐसी जाना है नहीं हुआ। जो मेरे राइट साइड पे बैठती हैं, अबाया उन्होंने किया होता है लेकिन उनका फेस कवर नहीं होता। जो मेरे बैक साइड पे बैठती हैं, उनका अबाया उन्होंने पहना होता है लेकिन उनका फेस भी कवर होता है। सो 2 स्टोरीज़ मेरे साथ ही हैं। सो इस ज़्यादातर तरह लोग से जो है। है ना वो मैं आपको सिर्फ़ इसका मैं अपनी राय नहीं दे रहा, मैं आपको प्रोफ़ेशनल एटमॉस्फियर की एक चीज़ बता देता हूँ। अ, हमारी जो फ़ील्ड है ना ये अ, अगर आप इसको देखें तो इसमें ये है कि यू हैव टू डील विद पीपल ऑलवेज़ एंड अभी आपके सामने मेरा फ़ेस विज़िबल है, मैं स्माइल कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है मैं स्माइल कर रहा हूँ। इट मीन्स आई आपकी बात से मुझे खुशी हुई, मैं हैप्पी हूँ आपकी बात से। आपने कोई ऐसी बात की, मैं अनॉयड हो गया, आपको मेरे फेस से नज़र आ जाएगा कि इस पर्सन का अब रिएक्शन इस बात के ऊपर ठीक नहीं है, तो आप अपनी जो टोन या अपनी बात है, उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। अ, नॉर्मली लोग अबाया को उतना वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। कवरिंग ऑफ फेस को डिसरिस्पेक्ट या कह लेंगे वो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। जब पर्सन का फेस कवर्ड होता है, तो हम ये नहीं देख सकते इस पर्सन की 50% से ज़्यादा कम्युनिकेशन मुतासर हो गई है। इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हुए ये नहीं समझ आएगी कि इस पर्सन ने इस बात को पॉजिटिवली लिया, नेगेटिवली लिया, इसको इस बात की समझ आ गई, नहीं समझ आ गई। ये अगेन इट्स अबाउट द कंफर्ट ऑफ द पीपल, ठीक है? अगर कोई हमारी बहन-बेटी वो पर्दा करती हैं, इस तरह पर्दा करती हैं, वो वेल करती हैं, तो ये उनकी चॉइस है, कोई इसके ऊपर उनको कुछ ज़ाहिर है बिल्कुल, मना नहीं कर सकता, ना उनको करना चाहिए ही। लेकिन अगर एट द सेम टाइम कोई फ़र्म ये समझती है कि हमारा ये कल्चर नहीं है,
हाँ, आप अबाया तो लें, लेकिन हम फेस कवर करने को हम समझते हैं कि इस तरह के लोग, इस तरह का बच्चा हमारे साथ, हमें प्रॉब्लम होगी, हमारे क्लाइंट्स, हम एटमॉस्फेयर इस तरह का वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर जाहिर है हम उनको भी कुछ नहीं कह सकते, ना हम इनको कुछ कहेंगे ना हम उनको कुछ कहेंगे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जी। सर लड़कों के लिए ड्रेस कोड ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए? लड़कों के लिए ड्रेस कोड, मैं जी, समझा नहीं ड्रेस आपका कोड, क्वेश्चन। पैंट कोड एक सवाल है, मैंने कहा जो रेलेवेंट है पूछ लूँ। बच्चा पूछ रहा है सर ड्रेस कोड फॉर बॉयज़ एज़ वेल ये ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं देखिए, कोट तो आप देखें, गर्मी आ रही है आगे ना, और गर्मियों में तो कोई भी पसंद नहीं करेगा कि एक पसीने में शराबोर बच्चा जो है कोट पहन के बैठा हो, तो कोट उस तरह से मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता व्हाटएवर ड्रेस यू आर वियरिंग, वो आपकी पर्सनैलिटी को शार्पन करके दिखा रहा हो, वो आपको मज़ीद डल ना कर रहा हो। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी, अगर आप ड्रेस शर्ट और ड्रेस पैंट में जाते हैं तो दैट इज़ टू गुड। ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट और ड्रेस शूज़ पहन के जाएँ इंटरव्यू के लिए, वो बहुत अच्छा है। साथ नेकटाई पहन लें तो और भी अच्छा है। मगर हमारी जो बिग 4 हैं, जैसे उनमें समटाइम्स ये कल्चर है कि वो शलवार कमीज़ को नहीं पसंद करते। इवन निशात ग्रुप में जहाँ मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पर भी हमारे कंपनी में कल्चर नहीं था, शलवार कमीज इवन जुमे को भी अलाउड नहीं था। तो पीडब्ल्यूसी में भी नहीं है, पीडब्ल्यूसी में भी नहीं है। जी, तो वो फिर उन्होंने जब एक चीज़ ड्रेस बनाया हुआ कोड, तो वहाँ का फॉलो करना होगा। जो बी कैटेगरी, सी कैटेगरी फर्म्स हैं ज़्यादातर, उनमें इतनी कंपल्शन नहीं है। अलबत्ता जो है वो, अगर शलवार कमीज आपने पहन कर जाना है इंटरव्यू में, आप जा तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर वेस्ट कोट आपको पहनना चाहिए। वो ठीक एक है। लुक जो है ना आपकी थोड़ी शार्पन हो जाती है। आप मैं तो अपने पिछले 5-6 साल में, 7 साल में ये देखा है कि मैंने 3-4 साल लगातार पहना ही सलवार कमीज़ था। मैं उन उन दिनों में मैं पैंट नहीं पहन रहा था। तो मुझे पैंट पहनने में कोई मसला नहीं है, मुझे सलवार कमीज़ पहनने में भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा कि सलवार कमीज़ पहनने का सलीका बहुत कम है हमारे लोगों को। अगर आप सलवार कमीज़ पहनकर जाना चाहते हैं, आप जाएँ, लेकिन सलीके से पहनें। सलीका ये होना चाहिए कि इट शुड बी टेलर्ड टू योर बॉडी, प्रॉपर्ली सिला हुआ हो, आपके नाप के मुताबिक सिला हुआ हो, और वो कलर थोड़ा-सा उसका वो हो जो मॉडेस्ट कलर है, मुनासिब कलर है। अगर वो आपने वो वाले कुर्ते पहन के जाना है किसी इंटरव्यू में जिसके साथ ढोल भी होना चाहिए, तो फिर ज़रा मसला हो जाता है ना। जी, जी, मैंने ये भी देखा है कि बहुत से ल लोग जो है इस तरह कुर्ता पहनते हैं कि वो मतलब उनकी जो लोअर नीचे होती है वो इतनी तंग होती है कि वो पता नहीं क्या लग रहे होते हैं। ख़ैर बहुत शुक्रिया सर इसके बारे में भी। और अच्छा आगे क्वेश्चन आ जाता है हम पहुँच गए, फर्म तक पहुँच गए अब। हमने इंटरव्यू के बारे में बात कर ली, हमने टेस्ट के बारे में बात कर ली, हमने सीवी के ऊपर बात कर ली, स्किल्स के ऊपर बात कर ली, हम पहुँच गए फर्म के पास। अब मेरे सामने फर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूसीआर फर्म्स हैं, नॉन क्यूसीआर फर्म्स हैं, कैटेगरीज़ वाली फर्म है, बिग 4 है। मैं और मेरे जैसे मैं तो नहीं ख़ैर अल्लाह ताला ने बाद में मुझे भेज दिया। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो 2-3 अटेम्प्ट्स में कैफ इसीलिए करते हैं, वो कहते हैं कि हमने बिग 4 में जाना। हमें बिग 4 की भी ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं, उन्होंने 200 बच्चे हायर करने हैं एक सेशन में। अब हर दफ़ा जो है वो 17-1800 बच्चा पास होता है। अब 17-1800 बच्चा ही चाह रहा है कि मैं बिग 4 में जाऊँ। वो नहीं चाह रहा है कि मैं किसी और फर्म में जाऊँ। तो आप ये बिग 4 के आर्टिकल्स वर्सेस अदर फर्म्स, मैं कहता हूँ या तो बिग 4 है या फिर अदर फर्म्स है। बिग 4 के बाद सारी फिर आपकी जो है ना वो सेम ही है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं बिग 4 वर्सेस अदर फर्म्स को? क्यूसीआर, नॉन क्यूसीआर भी आप इसमें क्या नाम है कवर अप कर दीजिएगा। यार देखें, अगर तो बिग 4 में आर्टिकल्स मिलते हैं, पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली बिग 4 है ही नहीं ना इस वक़्त। हमारे पास तो जी। बिग 3 हैं, डिलॉयट को। बिग 3 में भी सर वो जो ईवाई है वो भी मतलब 1-2 बच्चे रखते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद वाले और कराची वाले कुछ रख लेते हैं। तो बेसिकली बिग 2 ही है। हाँ जी, और जब वो बिग 2 रह जाते हैं तो इस दफ़ा केपीएमजी ने बहुत हायरिंग की है, काफ़ी एक्सटेंसिव हायरिंग की है। अ, लेकिन फर्गसन ने उतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं की पाकिस्तान में, जी, तो जी। उसकी वजह से ज़ाहिर है बच्चा जो है उसको मार्केट में इधर-उधर घूमना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि और कहाँ पर मिले। एक चीज़ है जो समझने वाली है, मैं मेरे मेरे साथ सबूर बैठे हुए हैं, सबूर मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है। सबूर अहमद जो हैं, ये इन्होंने एक ऐसी फर्म से आर्टिकल्स किए हैं, जो पहले जब इन्होंने आर्टिकल शुरू किए थे तो उसके पास कोई जो था वो बिग 4 का कैटेगरी का या स्टेटस नहीं थी। कैटेगरी का स्टेटस भी नहीं था। ड्यूरिंग हिज आर्टिकल्स, या जब एंड पे थे इसके आर्टिकल्स, तो तब इनकी फर्म को कैटेगरी सी मिली। अब बेशक। कैटेगरी सी मिलने से पहले या कैटेगरी सी मिलने के बाद, सिर्फ कैटेगरी होने की वजह से फर्म के अंदर कोई चेंज नहीं आ गई। नहीं फर्म आई, वही बिल्कुल थी, नहीं आई।
पार्टनर वही थे, मैनेजर वही थे, डायरेक्टर वही थे, कल्चर वही था, काम वही था जो कर रहे थे। एंड इट वाज़ अ गुड फर्म, वेरी गुड फर्म, वेरी ह्यूजली ग्रोइंग फर्म। तो उसमें इन्होंने आर्टिकल्स किए। अब उसके बाद इनको अपॉर्चुनिटी मिली, इन्होंने पीडब्ल्यूसी में भी काम किया। अब पीडब्ल्यूसी से बाद अब ये अगर सऊदी अरब में है तो भी ये वहाँ पर अब आप बिग 4 में ही है वहाँ पर भी। जी, बीडीओ में हूँ, सिक्स में आप है, बिग सिक्स में। वीडियो में वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम करना शुरू कर देते हैं और यू बिलीव इन योरसेल्फ, तो उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बिग 4 में हैं या बिग 4 में नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है यार। बिग 4 में अगर आपके पास आर्टिकल्स बिग 4 में मिल गए और आप मेहनती भी हैं साथ, तो चांसेस ये हैं कि आप यू विल एंड अप इन बिगर कंपनीज़। टेट्रा पैक में आपको जॉब मिल जाएगी, मे बी आपको पैकेजेस में जॉब मिल जाए, मे बी आप नेस्ले में बैठे हों, मे बी आपको इस तरह की किसी और एमएनसी में काम मिल जाए। तो दैट बिकम्स कि जी अब ठीक है, यही करियर है मेरा, मैंने इसमें इसी से रिटायर होना है। बट आज मैं जब आर्टिकल्स कर रहा था तो मेरे ज़हन में भी ये बात थी। मैंने भी एक फर्म जॉइन की हुई थी और जॉइन करने के बाद मैंने फर्गूसन में जो है वो इंटरव्यू दिया। तो इस वक़्त फर्गूसन के पार्टनर हैं, उन्होंने उस वक़्त मेरा इंटरव्यू किया था। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अ, उनकी खुशी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अगर वो मुझे उस वक़्त रिजेक्ट ना करते, मैं फर्गूसन में होता, मैं फर्गूसन के बाद किसी जॉब में होता और मैं किसी जगह पर जॉब ही कर रहा होता बस। मैं और कुछ ना कर रहा होता। बस जॉब करता, घर जाता, जॉब करता, घर जाता। ये जो मैंने सारी चीज़ें की हैं ओवर द ईयर्स, मैंने टीचिंग का एक करियर एस्टेब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बच्चों ने पसंद किया, इतनी फेम, इतनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। फिर मैंने अपनी फ़र्म स्टार्ट की बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैटेगरी सी में भी आज चलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अर्निंग ऑन अदर थिंग्स एज़ वेल। और तो एक करने को कुछ है। एक चीज़ ये मुझे समझ आती है कि मेरी वजह से, मेरी कंट्रीब्यूशन की वजह से कुछ चीज़ें ग्रो कर रही हैं। मेरे साथ इस वक़्त एक 100 से ज़्यादा बच्चे आर्टिकल्स कर रहे हैं। मेरी वजह से एक कम्युनिटी में चेंज आ गया है। इसके बरक्स मैं अगर फर्गसन में आर्टिकल्स करता, तो आर्टिकल्स करके मैं टेट्रा पैक या किसी नेस्ले वगैरह में जॉब करता और बस अपना काम करता जो डेली 2-3 घंटे का काम है, उसके बाद मैं अपना घर जा रहा होता। तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ डल होती, उतनी एक्साइटिंग शायद ना होती। मगर मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, फर्गसन वगैरह में आर्टिकल्स मिलें, करने चाहिए। क्योंकि वो आपके लिए एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। आगे विक्ट्री का अच्छा स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। बट आर्टिकल्स बिग 4 में ना होना, क्या ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है आपके लिए? ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। कोई बात नहीं यार, नहीं हुए, उसके बाद और फर्म्स हैं, उन फर्म्स में कर लें। बेसिकली तो काम सीखना और क्वालिफ़ाई करना है ना। काम सीखें, बिल्कुल। क्वालिफ़ाई करें और यू विल बी थ्रू। आपके पास न्यूमरस न्यूमरस ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो कि बहुत ही आपके पसंदीदा लोग हैं, वो बिग 4 से नहीं भी थे, तब भी वो कामयाब हैं। आपके टीचर्स हैं कितने सारे, बिग 4 से नहीं है, बट दे आर डूइंग फाइन। वो अगर फुल टाइम टीचिंग में है तो भी फाइन है, अगर वो प्रैक्टिस में है तो भी फाइन है, तो अगर वो जॉब में है तो भी दे आर गुड। हर चीज़ की अपनी अपसाइड है, डाउनसाइड है। मैं ये समझता हूँ कि अभी आजकल जो सिचुएशन बन गई है, अनफॉर्चुनेटली बिग 4 में आर्टिकल्स के लिए अ, लियाकत, काबिलियत के साथ-साथ अब वो रेफ़रेंस भी, क्योंकि स्लॉट्स कम हो गई ना, तो जी, जी, बिल्कुल। रेफ़रेंस भी फिर लाज़मी चाहिए होता है कोई ना कोई, जो आपको थोड़ा-सा पुश दे दे वहाँ पे। जब पुश नहीं है, तो फिर मसला हो जाता है, फिर चांसेस कम हैं। हाँ, यू नेवर नो, फर्गसन के पास या केपीएमजी के पास कोई इस तरह का काम आ जाए, जिसमें उनको 150-200 बच्चा चाहिए हो, तो वो भर लेंगे और बच्चे भर लेंगे। लेकिन अगर नहीं चाहिए तो फिर ज़ाहिर है, नोबडी वांट्स टू ऐड द कॉस्ट्स टू द फर्म। बिला वजह तो कोई भी नहीं रखता ना, काम करवाने के लिए लोगों को रखा जाता है। कॉलेज है वो तो स्पेसिफिकली इसी वेबिनार इसके ऊपर होता है कि अगर आपके बिग 4 से आर्टिकल्स नहीं हुए, तो फिर आपकी ज़िंदगी तो रुड़ गई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेंड है। मैं भी एक कॉलेज में जिसके साथ एसोसिएटेड था, उसमें भी ये था कि जो बच्चे फर्गसन में जिनके आर्टिकल्स हो जाते थे, उनकी लिस्ट लगा दी जाती थी कि ये हमारे बच्चे हैं लोगों ने जिनके फर्गसन में आर्टिकल्स हो गए हैं। उनका अपना मार्केटिंग का कह लें कि उनका अपना मार्केटिंग का एक तरीकाकार है, उन्होंने बच्चों को लुभाना भी तो है। लेकिन बिल्कुल। मैं आपके सामने ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हमेशा रखूँगा, जो लोग बिग 4 से नहीं थे, बट स्टिल वो दे आर डूइंग क्वाइट गुड, अपनी लाइफ़ में बहुत कामयाब भी हैं। और बिग 4 के बहुत सारे लोग उनसे सलाह-मशवरा लेने के लिए भी उनके पास आते हैं और
उनसे मैं खुद या एमएचएस में होते हुए बिग फोर वालों की टैक्स रिटर्न्स जो है फाइल करता रहा हूँ। बिल्कुल, सही, लॉन्ग बिल्कुल। स्टोरी शॉर्ट आप जो है वो मतलब ट्राई करें बिग फोर के लिए, और अगर नहीं होता तो फिर वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आपको उसके बाद फिर कोई भी फॉर्म मिल जाए, आप जो है वो ज्वाइन करें और क्वालिफाई करें। क्वालिफाइंग करना इज अ मस्ट। क्वालीफाई करें, दिल छोटा ना करें, काम सीखें, ठीक है? जी जो जी। काम आप करना चाह रहे हैं, वो उस काम में आप एक्सपर्ट हों, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें अपना 100% दें, यू विल बी गुड, कोई ऐसा मसला नहीं होगा सर, कि नॉन क्यूसीआर आपको फॉर्म्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट क्यूसीआर तो होनी चाहिए जिस फॉर्म में आप जा रहे हैं, लेकिन आजकल स्लॉट्स इतनी कम है कि बच्चों को नॉन क्यूसीआर में भी जाना पड़ रहा है। अच्छा, मैं क्यूसीआर का और नॉन क्यूसीआर का ना थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। क्योंकि मैंने फ़र्म जो स्टार्ट की थी 2011-12 में 11 में, तो ज़ाहिर है वो स्क्रैच से शुरू की थी, तो इट वाज़ नॉन क्यूसीआर। बेशक। 2-3 साल नॉन क्यूसीआर के तौर पे काम किया, फिर क्यूसीआर मिल गया, फिर क्यूसीआर के बाद हम फ़र्म मर्ज कर ली एक दूसरी फ़र्म में, फिर हम स्टेट बैंक की कैटेगरी सी में भी चले गए। मगर मुझे ये लगता है कि क्यूसीआर का जो ताल्लुक है ना, दैट इज़ मेजरली विद द ऑडिट। अगर किसी ने ऑडिट में एक्सेल करना है, ऑडिट सीखना है और उसने ऑडिट ही करना है लाइफ में, उसको लगता है कि उसने इसी डिपार्टमेंट में ग्रो करना है, तब उसके लिए क्यूसीआर और नॉन क्यूसीआर का फ़र्क है। अगर किसी ने ऑडिट के अलावा किसी के माइंड में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई समझता है कि मैंने टैक्स में काम सीखना है, उसने टैक्स में आगे बढ़ना है, टैक्स में ग्रो करना है, तो फिर उसको क्यूसीआर से ज़्यादा ये देखना चाहिए कि उस फर्म का टैक्स का कल्चर कैसा है, वो फर्म टैक्स का काम कैसे करती है, वहाँ पर टैक्स में क्लाइंट्स कौन है, क्या इतना काम सिखाएँगे, क्या इतना अपॉर्च्युनिटी होगी कि मैं टैक्स में एक्सपर्ट बन जाऊँ फ्यूचर में। अगर किसी ने ईआरपी में काम करना है, तो हो सकता है वो फर्म ईआरपी में काम कर रही हो, लेकिन वो क्यूसीआर ना हो। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ़ हो सकता है ऐसा हो। तो क्यूसीआर का ताल्लुक जो है ना, वो ऑडिट के साथ है। इसी तरह स्टेट बैंक की कैटेगरी का ताल्लुक भी ऑडिट के साथ है मेजरली। या स्टेट बैंक की कैटेगरी को वो एडवाइजरी में भी समहाउ कभी-कभी लिंक कर देते हैं गवर्नमेंट के टेंडरिंग में। अदरवाइज़ इन चीज़ों का कोई ऐसा यानी है तो सही, क्यूसीआर से आपको ये लगता है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो आईकैप ने देख लिए हैं। लेकिन बिल्कुल। आईकैप ना अब एक रेजीम लेकर आ रहे हैं, बल्कि शुरू कर दी हुई है आईकैप ने। जो नॉन क्यूसीआर फर्म्स हैं, उनकी भी फाइल्स देखता है आईकैप अब। जो नॉन हुँ, क्यूसीआर हैं, उनकी ज़्यादा रिगरस मॉनिटरिंग शुरू हो रही है, कि उनकी भी मॉनिटरिंग करनी है कि वो क्या काम कर रहे हैं। उनके तो ऑडिट के अलावा भी चीज़ें देखनी है। तो जब आईकैप चेक कर ही रहा है, चाहे क्यूसीआर में कर रहा हो, चाहे अदर देन क्यूसीआर में कर रहा हो, एंड अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्यूसीआर में भी ऐसे नाम हैं कि जहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे कि इस फर्म में आर्टिकल्स करें। वो ऑल्दो वो क्यूसीआर हैं, उनके पास आईकैप का क्यूसीआर 2-2 3-3 दफ़ा हो चुका है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होगा कि यार अवॉइड कर लें, क्योंकि कोई प्रैक्टिसेज़ नहीं है। और ऐसे भी हैं कि क्यूसीआर में नहीं है, मगर एडवाइज़री में बहुत अच्छा काम है। तो डिपेंड करता है। फिर अगर मेरा मेरा कैफ जो है वो कम अटेम्प्ट्स में पास हो गया है और मैं थोड़ा समझता भी हूँ चीज़ों को, तो मेरा राइट है कि मैं अच्छी फ़र्म के लिए थोड़ी तको-तो करूँ। लेकिन अगर मैंने फ़र्ज़ कर लो 2 साल वाला काम 5 साल में किया, 6 साल में किया है और फिर भी मैं साल डेढ़ वेट करता रहूँ कि मैंने आर्टिकल्स अब जो है ना वो किसी ऐसी जगह से ही करने हैं जहाँ पे ठप्पा बहुत अच्छा लग जाए, तो मुझे मेरे ख़्याल में फिर थोड़ा देखना चाहिए कि मुझे अपना टाइम पीरियड ज़ाया नहीं करना चाहिए। पहले ही मैंने टाइम ज़ाया कर लिया हुआ है, अब मैं शुरू करूँ। क्यूसीआर और नॉन क्यूसीआर का फ़र्क जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट में है और उसके अलावा उतना फ़र्क नहीं होता, अगर टैक्स की या एडवाइज़री की प्रैक्टिस की बात करें। कुछ फ़र्म्स ऐसी भी हैं जिनका टैक्स बहुत अच्छा है, वो क्यूसीआर नहीं होंगी। स्टेट बैंक की कैटेगरी पे नहीं होंगी, बट टैक्स में बहुत अच्छी होंगी। अ, बिल्कुल। आप उसके खिलजी की मिसाल ले लें, इस्लामाबाद में खिलजी को जो है वो मिनी पीडब्ल्यूसी कहा जाता है। और इवन के पीडब्ल्यूसी के मैनेजर्स भी रिकमेंड करते हैं कि यार मतलब वो टैक्स का बहुत अच्छा काम करते हैं। वो क्यूसीआर भी हाँ। नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मैं बात कर रहा हूँ ना कि उसका ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो ऑडिट के साथ है क्यूसीआर का। सिमिलरली जो है वो लाहौर में ज़ुल्फ़िकार अहमद हैं, बिल्कुल, बहुत ज़ुल्फ़िकार अच्छा अहमद काम साहब। है, बहुत अच्छा काम है उनका। उनके पास भी कोक, पेप्सी वगैरह और इससे रिलेटेड उनके पास आउटसोर्सिंग का बहुत अच्छा काम है। मैं उनके पास तो कैटेगरी नहीं। समझता हूँ कि जी, 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 उनके पास कैटेगरी नहीं है, जी कैटेगरी नहीं है, बट लेकिन बहुत बिल्कुल। दे आर डूइंग और सर, पे आपने पास रेफरेंस भी का नाम अच्छी लिया बीच में, एक आपने लफ़्ज़ रेफरेंस यूज़ किया। सर, आज के दौर में अब जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, पहले तो नहीं था इतना, लेकिन पहले जो है वो मेरिट बेस होती थी इंडक्शन। वजह ये थी कि बच्चे कम होते थे, फर्म्स के पास स्लॉट ज़्यादा होती थी। अब स्लॉट कम हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं।
अब रेफरेंस जो है वो मैटर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आई थिंक सो कि मोर देन 50% जो है वो रेफरेंस भी मैटर करता है। अब हर किसी का मैसेज आता है कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मेरी बिग फोर में इंडक्शन ही नहीं होगी। वो मतलब इतने कॉन्शियस है इस चीज को लेके कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है तो इसका मतलब मेरी बिग फोर में इंडक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब मेरा जो आगे करियर है वो जो है वो डल है, खत्म है, एंड ऑफ द वर्ल्ड है। सो रेफरेंस किसका होना चाहिए, किस तरह इसको, क्या इसको यूज़ करने का बेस्ट पॉसिबल वे है, आपने इसको, मेरे पास रेफरेंस है आमिर शहबाज साहब का। आमिर शहबाज साहब जो है वो अल्लाह ताला आपको बनाए सीएफओ है एक बहुत बड़े पाकिस्तान में कंपनी के। अब मैंने बिग 4 में जाना है। अब बिग 4 जो है वो उसी कंपनी का जो है ऑडिट भी करता है जिसमें आमिर शहबाज साहब जो है वो सीएफओ हैं। अब मैंने उसमें जाना है, आपका रेफरेंस मैंने यूज़ करना है। रेफरेंस होता क्या है, किस तरह मैं इसको यूज़ करूँगा, मैं किसको कॉल करवाऊँगा आमिर शहबाज साहब की, आमिर शहबाज साहब मेरे को कहेंगे भैया हमारा बच्चा इसको रखें। ऑब्वियसली आप एक कन्विंसिंग पोज़ीशन पे होंगे, आप एक इन्फ्लुएंशियल पोज़ीशन पे होंगे, आप मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं फर्म को आपके कंपनी से, वो तो आपकी बात मानेंगे। सो रेफरेंस किस तरह मैटर करता है, इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए? ऑब्वियसली ये है तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आपने भी कहा ये है। रेफरेंस एग्जिस्ट करता है। देखो अबूर भाई, रेफरेंस आज से एग्जिस्ट नहीं करता है, जब से दुनिया है तब से रेफरेंस है। बिल्कुल। कुछ बातें जो है ना ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, वो बात वरना बंदा करे। आप निस्बत, रेफरेंस का ताल्लुक निस्बत से है ना, निस्बत क्या चीज़ बिल्कुल। होती है, ठीक है? हमारे जो है ना, हम मज़हब के पैरोकार हैं, उस मज़हब में भी जो है रेफरेंस का इतना बड़ा यानी है, कह लें कि अमल दखल है कि हमारे जो जन्नत में हमारे जवानों के सरदार होंगे, वो भी नवासे रसूल होंगे। अ, जी, सर। जन्नत में जो ख़वातीन के सरदार होंगी, वो भी बिन्ते रसूल होंगी, ठीक बेशक। है ना? हमें खुशी बड़ी है इस चीज़ की। जब हम वहाँ पे खुश होते हैं इस रेफ़रेंस से, यकीनन उनकी बड़ी बुज़ुर्गी है। अगर उनके अलावा भी लोग मौजूद हैं जो वहाँ उसी उसी दौर में लोग मौजूद थे। तो निस्बत जो है ना, ये हमेशा आपको मुमताज़ कर देती है। इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैं एक फ़र्म में पार्टनर हूँ। कोई बच्चा जो है वो मेरे वालिद साहब को अप्रोच कर लेता है। मेरे वालिद साहब स्कूल से हेडमास्टर रिटायर हुए हैं। अब वो जिस स्कूल से रिटायर हुए हैं, उस स्कूल में कुछ 100 से ज़्यादा और टीचर भी हैं। उन 100 में से कोई 5-7 ऐसे हैं जो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं। अब अगर कोई बच्चा उन दोस्तों में से किसी एक दोस्त के थ्रू मेरे अब्बू जी को अप्रोच कर लेता है और मेरे वालिद साहब मुझे कह देते हैं कि भाई ये मेरे एक दोस्त का काम है, ये करना है, तो ज़ाहिर है मैं उस बच्चे को तो इनकार नहीं कर सकता ना, चाहे वो बच्चा 10 अटेम्प्ट्स वाला हो या जो मुझे उसका अ, एटीट्यूड भी ठीक नहीं लगता, या मुझे, क्योंकि अब अब्बा जी ने कह दिया, मैं क्या करूँ? मैं तो रखना ही है, मैं उस बच्चे को रख लूँगा। चाहे मैं पहले इंटरव्यू करके उसको रिजेक्ट कर चुका हूँ, अब वो कहीं से रेफरेंस ढूँढ के आ गया है। अब मुझे बताइए, क्या मैं उनको इनकार कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, निस्बत है, वो निस्बत ऐसी ढूँढ के ले आए हैं, ठीक है? अब यही चीज़ है। अब सीएफओ की आपने बात की है, एग्ज़ाम्पल देते हैं सीएफओ की। तो सीएफओ जो हैं वो हो सकता है कि सीएफओ का इतना अच्छा ताल्लुक हो पार्टनर के साथ, वो कहे और पार्टनर उसकी बात मान ले। ये भी हो सकता है कि उस सीएफओ ने उस पार्टनर की पिछले साल की फीस 15-20 दिन लेट की और पार्टनर को वैसे ही गुस्सा हो उसके ऊपर कि ये कौन होता है फीस लेट करने वाला? जब कंपनी ने फीस देनी थी तो इसने क्यों लेट की? तो वो बच्चे को भेजे, तो बच्चे का वैसे भी अगर होना हो तो अब ना हो, क्योंकि ये इसके रेफरेंस से क्या है? बच्चे को तो नहीं पता कि सीएफओ का किस तरह का वहाँ पर व्यवहार है, किस तरह का नहीं है। पता लगे सीएफओ जो है, हम नॉर्मली क्या करते हैं जी, टैक्स का कमिश्नर पकड़ लिया, कोई टैक्स के कमिश्नर से कहा जी कि ये फर्गूसन में आर्टिकल्स करवा दे, और वो टैक्स के कमिश्नर ने फर्गूसन को रगड़ा दिया था पिछले केस में, और वो उसी फर्गूसन को कह सकता है कि जी इसको जो है वो बच्चे को रखो। वो आपको ये भी नहीं कह सकता कि फर्गूसन वाले मेरी बात नहीं सुनते। वो है, हुँ, हाँ, करवा देते हैं, मैं कह देता हूँ मेरी फलाने से बात हो गई है। अब आप चले भी जाएँगे, उन्होंने उसका बंदा नहीं रखना। तो आपको पता ही नहीं है किसका किस तरह का ताल्लुक है, किस तरह का ताल्लुक नहीं है, किस तरह की किसकी रेपो है, किसकी नहीं है। ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूँ जिनकी 12-12, 13-13 अटेम्प्ट थी, कोई ख़ास रेफ़रेंस नहीं था, कोई ख़ास रेफ़रेंस नहीं था। बट समहाउ उस बच्चे के जो वालिद साहब थे, वो वर्कर थे किसी पार्टनर के साथ, किसी जगह पर। किसी जगह पर उन्होंने पार्टनर को ओब्लाइज किया हुआ था, जिसकी वज़ह से पार्टनर जो था, उसने एक फ़ेवर थी जो उसको देनी थी, रिटर्न करनी ही करनी थी। तो उसने जब ये कहा कि मेरा बच्चा है, ये बच्ची है, इसको एडजस्ट कर लें, उसने कर लिया। यार ये रेफ़रेंस को ना रूल आउट नहीं आप कर सकते, और ना ही आप इसकी कोई साइंस तलाश कर सकते हैं कि ये साइंस है, अगर ये वाला रेफ़रेंस मिल जाए ना तो फिर कमाल हो जाए। ये सही है। तो लक की बात है, चांस की बात है। चांस की बात है, हो गया, ना हो गया, ना हो चलिए गया। सर, रेफरेंस मिल गया, कोई मुझे एबीसी पर्सन रेफरेंस मिल गया। अब मैं उसको पार्टनर से किस तरह, पार्टनर को नहीं जानता वो, चलें
किसी इस टाइम जो है वो जो कोई एमएनए ऐसा कन्विंसिंग पोजीशन पे या जो पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस जो है वो कन्विंसिंग पोजीशन पे वो मुझे मिल गया। अब मैं जो फर्म से कॉन्टेक्ट करना है, मैं किस तरह उसको पार्टनर के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करवाऊँ? थ्रू एचआर उनसे बात करूँ या सीधा डायरेक्ट पार्टनर को कॉल करवाऊँ किसी से नंबर लेके? से ना जो ये वाले जो रेफरेंसेस है ना, एमएनए एमपीए वगैरह, नॉर्मली इनके जो बच्चे होते हैं इनके रेफरेंस से गए हुए उनको इस तरह से पजीराई नहीं मिलती, और ना ही पसंद किया जाता है कि फॉर्म के अंदर के ये मेरा एक मतलब पर्सनल एक अफेयर है बिजनेस का, उसमें मुझे इस तरह से किसी को कोई मुझे आके इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग करके इस तरह से मुझसे कहे कि जी बच्चा एक रखना रखना है आपने लाजमी, तो वो मसला हो जाता है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी, तो तो मैं ये पूछता हूँ कि इसलिए जो अप्रोच किस तरह करना है? अप्रोच करने का सही वे क्या है? वो गाइड करते हैं बच्चों को, बिकॉज़ बच्चे कहते हैं कि हम किस तरह उसको तो अप्रोच करें हमारे। देखिए, ये तो जिसका रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं ना, ये उसकी कंफर्ट है, वो किसको जानता है, वो किसको कह सकता है। अगर वो समझता है कि वो पार्टनर के साथ डायरेक्ट बात कर सकता है तो उसको करनी चाहिए। अगर वो समझता है कि वो पार्टनर के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, तो फिर एचआर के थ्रू जाने का तो कोई फायदा नहीं है। मतलब जी, जी, आपने रेफरेंस भी तलाश किया, वो भी एचआर के थ्रू जा रहा है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। सही है। वो तो पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हो। वैसे जो रेफरेंस है ना, वो भी मैंने आपको जैसे बताया, वो भी किसी हद तक जो है ना कारामद होते हैं, किसी हद तक उनकी कोई होती है, हमेशा ये नहीं होता। कई रेफरेंसेस को भी हमने 1.5 साल देखा है कि वो रेफरेंस का बच्चा जो है पिंग पोंग होता रहा उसके साथ, नहीं जिसको नहीं रखना था उन्होंने नहीं रखा। जी सर, बहुत गोली करवाते हैं, कुछ रेफरेंस जो है वो बहुत गोली करवाते हैं बच्चों को, और बच्चे जो है वो उनके बेस पे बैठे होते हैं और अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं। यार रेफरेंस में ना मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जिसमें आप ना थोड़ा सा इसको इस एंगल से देख लें, इस एंगल से देख लें, मैं बता देता हूँ आपको। मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा है। अच्छा, रेफरेंस में ये होता है कि अगर सबूर ने मेरा कोई किया है पहले, तो मैं अब सबूर को एक फेवर ओ करता हूँ, मैंने सबूर को वो फेवर रिटर्न करनी है। ठीक है, तो सबूर मेरे लिए वो काम, सबूर ने मेरा कोई काम किया था, तो मैं सबूर को फेवर रिटर्न करने के तौर पे हो सकता है कि इसके रेफरेंस से बच्चा रख लूं। लेकिन अगर सबूर ने मेरा काम नहीं किया होगा, तो सबूर जब मुझे किसी बच्चे के लिए कहेगा, तो ये अंडरस्टूड माना जाएगा कि सबूर मुझसे एक फेवर ले रहा है, और कल को मैं भी इससे कोई ना कोई फेवर लूंगा। जाहिर है ये बिल्कुल, काम ऐसी करती हैं चीजें कि जी फेवर तो रिटर्न करनी पड़ती है, जब भी आप एक फेवर लेते हैं तो वो फेवर रिटर्न करनी पड़ती है, उसकी उसके अगेंस्ट कोई ना कोई। अब सबूर को ये लगता है कि मैं आमिर साहब से कोई ऐसी फेवर ले लूं बच्चा रखवाने वाली, जिसका मुझे डायरेक्टली कोई फायदा भी नहीं है। मैं आमिर साहब से ये फेवर ले लूं, कल को इन्होंने मुझे कोई ज्यादा भारी फेवर डाल दी, तो भारी फरमाइश डाल दी, तो फिर मैं इनको इनकार कैसे करूंगा। बिल्कुल, तो फिर वो सबूर हो सकता है मुझे कहे ही ना, तो वो मुझे कहेगा ही नहीं कि ये बच्चा रखना है या नहीं रखना। वो कहेगा यार मैं ये वाली फेवर साथ से नहीं लेता, ये वाली फेवर लूंगा तो फिर कल को मुझे कोई भारा काम दे देंगे, फिर मैं कैसे करूंगा। ये चीजें जो है ना, ये समझने वाली होती है कि जब किसी का रेफरेंस आपने यूज करना है, तो बेसिकली वो एक फेवर ले रहा है, उस फेवर को उसने रिटर्न भी करना है समहाउ कभी ना कभी। बिल्कुल, तो सम टाइम जो आप कह रहे हैं ना कि आपका रेफरेंस आपको गोली करवाता है, वो बेसिकली उतनी, और पार्टनर भी जो होते हैं ना फर्म्स के, खासतौर पर बिग फोर में, तो वो पार्टनर तो देख रहे होते हैं कि कोई बंदा कितनी दफा कहता है किसी के लिए, वो 2 से 3 4 दफा तो कहलवाते हैं ना कि यार अगर किसी को परेशान करना ही है ना, तो जरा करके करें ना, थोड़ा सा पहाड़ों पे पढ़ के करें, पंजाबी में कहते हैं पहाड़ों पे बिल्कुल, पढ़ते हैं जरा। कहती देखते हैं, दूसरी दफा कहता है कि नहीं कहता, हो सकता है एक दफा तो ये गया था, इसने जाके कह दिया, तो उसने फोन कर दिया, दूसरी दफा भी कहता है या तीसरी दफा भी कहता है कि नहीं कहता। सही है। जब रेफरेंस में 3 4 दफा कहता है, तो फिर उसकी बात मानी जाती चलें, सर बहुत शुक्रिया। सर हम आगे फॉर्म में पहुँच गए। अब मेरे सामने जो है वो बुफे लगा हुआ डिपार्टमेंट्स का, ऑडिट भी है, टैक्स भी है, ईआरपी भी है, एडवाइजरी भी है। बच्चों की प्रेफरेंस वही जो बिग फोर वाली प्रेफरेंस है, बच्चों की प्रेफरेंस ऑडिट ही है। अब बाकी जो डिपार्टमेंट्स भी हैं, मुझे याद है कि आपने मुझे एक दफा कहा था कि यार बच्चों को टैक्स में आर्टिकल्स करने पे भी थोड़ा सा कन्विंस किया करो, और मैंने कन्विंस करना शुरू किया, और बहुत से बच्चों ने फिर टैक्स के आर्टिकल्स करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन अब चूंकि एडवाइजरी भी है, अब ईआरपी भी है, अब एक डिपार्टमेंट बुक कीपिंग का भी है।
सर डिपार्टमेंट वाइज़ जो है वो डिस्कशन के बारे में आप क्या इसमें गाइड करते हैं? कौन-सा डिपार्टमेंट इनको चूज़ करना चाहिए? कौन-सा डिपार्टमेंट उनके लिए बेस्ट है? मेजरली तो जब आप किसी फर्म में जाते हैं ना, तो एक तो आईकैप ने दिया हुआ है कि जी लोगों को रोटेशन दें, रोटेट करवा दें। तो वो रोटेशन की हो सकता है कभी पॉलिसी हो किसी फर्म में तो वो रोटेशन मिल जाए आपको। तो वो टैक्स में भी काम करवा देते हैं, ऑडिट में भी करवा देते हैं कुछ। अ, अब हर फर्म के पास हर डिपार्टमेंट नहीं होता, सम टाइम होते भी हैं, मगर ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास सारे डिपार्टमेंट मौजूद हों। तो जब किसी के पास डिपार्टमेंट है कोई वाला, तो फिर तो ज़ाहिर है वो आपको जहाँ उनको ज़रूरत होगी वो वहाँ पे आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप इस डिपार्टमेंट में आ जाएँ। ऑडिट में भी लोग चाहिए होते हैं। अच्छा, ऑडिट में ना ज़्यादा बच्चे क्यों लग जाते हैं? ऑडिट में ज़्यादा बच्चे वो क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ऑडिट एक लेबर इंटेंसिव काम है। ऑडिट जी, में जी। ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। एक ऑडिट असाइनमेंट करने के लिए 12, 15, 16, 20, 25 कितने भी लोग हो सकता है चाहिए हों। क्योंकि वो उतने के टाइम में ऑडिट परफॉर्म करना और फिर उसकी वो रिपोर्ट वगैरह इशू करना और वो एक प्रॉब्लमैटिक काम तो है। तो उस वजह से ज़ाहिर है वो एक इशू आता है। मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही कि मेरी वीडियो क्यों बार-बार बंद हो रही है। जी, बिल्कुल हो तो रही है। हाँ, बार-बार हो रही है। एनीवेज़ तो इसलिए लोगों को ऑडिट में ज़्यादा लोग उन्होंने रखने होते हैं। लेकिन मैंने जो आपसे बात की थी टैक्स की या ईआरपी की या एडवाइज़री की, उसकी वजह ये है कि टैक्स अ अ, और एडवाइज़री वो काम है, ईआरपी, टैक्स एडवाइज़री वो काम है जहाँ पर आप कल को अगर अपनी प्रैक्टिस करना चाहें, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्वालिफ़ाइड हैं कि नहीं हैं, आपको आईकैप से लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता। आप अपनी प्रैक्टिस कभी भी शुरू कर सकते हैं। आप ईआरपी सीख गए हैं, आप ईआरपी का काम कभी भी शुरू कर सकते हैं। ईआरपी होता आपको क्या ये भी क्वालिफ़ाई थोड़ा-सा बता दीजिएगा? जी, ईआरपी होता क्या ये भी थोड़ा-सा बता दीजिएगा? बच्चों को नहीं पता कि एडवाइज़री अच्छा डिपार्टमेंट में क्या होता है, ईआरपी डिपार्टमेंट में क्या होता है? बारी-बारी मैं बारी-बारी बता देता हूँ। ये टैक्स डिपार्टमेंट में तो इसको हम लोगों के टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स वाले उनके जो है वो ऑर्डर ऑडिट करते हैं। हम उनके ऑडिट्स के रिस्पॉन्सेज़ जमा कराते हैं। हम उनके लिए कमिश्नर अपील के पास जाके फाइट करते हैं, ट्रिब्यूनल में फाइट करते हैं और अल्टीमेटली इन सारे कामों की फीसें लेते हैं लोगों से। तो मैं बिल्कुल। टैक्स के लिए तो छोटी-सी बात इस तरह से बता देता हूँ कि अभी पाकिस्तान में ना 4 से 5 मिलियन टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं। तो कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं है जिसके पास काम ना हो। हर टैक्स कंसल्टेंट के पास काम है, भरा पड़ा है। कल को बिल ये नंबर जो है वो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक भी जाना है क्योंकि इतने टैक्स रिटर्न आने हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टाइट किया हुआ है कि लोगों से टैक्स रिटर्न जमा करवाओ। अभी तो कोई लाख जो हज़ारों टेन्स ऑफ थाउज़ेंड के हिसाब से बिज़नेसेस टैक्स रिटर्न जमा नहीं करा रहे। तो जब ये सारे टैक्स रिटर्न आने हैं तो टैक्स का काम बहुत ज़्यादा निकलना है और हर बंदे को टैक्स का काम फिर करना आना जो जिसको करना आता होगा उसके लिए ज़ाहिर है इसमें एक इनकम है। कल को टैक्स डिपार्टमेंट अपना एस्टेब्लिश कर सकता है। ईआरपी क्या होता है? जैसे आप नाम सुनते हैं ओरेकल का, जैसे आप नाम सुनते हैं सैप का, सैप के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का, माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस सेंट्रल का, ये वो सिस्टम्स हैं जिनके जिनके थ्रू लोग अपने बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक दफ़ा एक स्टोर पे गया, यूनिवर्स के स्टोर पे गया, मुझे एक शर्ट पसंद आई तो मैंने उनसे अपने कॉलर साइज़ में वो शर्ट माँगी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो ये शर्ट इस कॉलर साइज़ में नहीं पड़ी हुई। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि अच्छा मुझे तो यही चाहिए थी। तो उन्होंने कहा सर आप 1 मिनट वेट करें, आपको अभी बताती हूँ। ये मैं 6-7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसने उसी वक़्त कहीं बताया, कहता सर वो खातून, अच्छा वो मैं वहाँ से आ गया। उन्होंने कहा सर आप नंबर दे दें, हम करते हैं कुछ। अ, उसने जो है वो खातून का मुझे फ़ोन आया, वो कहती सर ये शर्ट लाहौर में नहीं पड़ी हुई, तो आज दस्तयाब नहीं होगी, अलबत्ता जेहलम में हमारा स्टोर है, वहाँ पड़ी हुई है। अगर आप कहते हैं तो मँगवा देते हैं फलाँ शॉप से, मिल जाएगी आपको, ले लीजिएगा। मैं कहा मँगवा दो, लेकिन साथ ही मेरे ज़हन में ये आया कि अच्छा अगर ये मँगवा दें और मैं ना खरीदूँ। मैंने कहा अगर आपने वहाँ मँगवा दी और मैंने ना खरीदी, कहते सर फिर वो आपकी मर्ज़ी है ना खरीदें, लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम मँगवा देते हैं। यही शर्ट है आपके कॉलर साइज़ में, यहाँ नहीं पड़ी हुई। और तो मुझे मिल गई। मैं बड़ा हैरान हुआ उस वक़्त कि ये सारा चीज़ इन्होंने कैसे कर ली है? 10 एक साल पुरानी बात है, 10-12 साल। तो थोड़ा-सा मैंने गौर किया तो पता चला उन्होंने ईआरपी सिस्टम लगाया हुआ था जो उनकी इन्वेंटरी को ट्रैक करता है। उनकी इन्वेंटरी का एक-एक बारकोड लगा हुआ है, एक-एक बारकोड से उसकी
प्लेसमेंट भी पता चल जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कहाँ नहीं पड़ी है। उसके बाद ये कि हमने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो हमने खुद अपना ईआरपी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया। अब हम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, माइक्रोसॉफ्ट बिज़नेस सेंट्रल, सैप, B1, ओडू ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। हमारे पास पाकिस्तान से बाहर से सो ओमान से और यूएई से ये काम आ रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों को उनकी कॉस्ट कंट्रोल करके देते हैं। एग्जांपल छोटी सी आपको बताता हूँ, छोटी सी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाहौर में बुंदू खान बेकर्स के नाम से एक चेन ऑफ बेकरीज है, जिनकी बेकरी और मिठाई की दुकानें हैं, 60-70 के करीब दुकानें हैं। इन लोगों का जो था ना, इनका यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इंप्लीमेंट किया, जिससे होता ये है कि इनके जो कारीगर थे वो पहले मांगते थे कि जी आप हमें मटेरियल इशू कर दें, फिर वो जितना बचेगा वापस कर देंगे। यानी अब 10 किलो गुलाब जामुन बनने हैं, या फर्ज कर लो 1 मन गुलाब जामुन बनने हैं, तो अंदाजन इतना का माल इशू कर दें, फिर जो बच जाएगा वापस कर देंगे। ये कोई कॉस्ट कंट्रोलिंग का थोड़ी तरीकाकार है। हमने उनसे रेसिपी लॉक करवाई कि आप बताइए एक एक किलो गुलाब जामुन के लिए कितना सामान चाहिए होगा, फिर 10 किलो के लिए कितना चाहिए होगा, फिर 1000 के लिए, फिर मनों के हिसाब से बनाया। तो जब पता चला कि रेसिपी लॉक हो गई, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ बताता है कि हमें 40,000 किलो फॉर एग्जांपल एक चीज बनानी है, या 10,000 किलो बनानी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल नहीं मंगवाता, स्टोर को खुद पता है कि कितना माल इनको देना है, क्योंकि इसके लिए इतना चाहिए। और उतने में अगर नहीं बना, उन्होंने ज्यादा लिया है, तो उनसे पूछना है कि भाई ये ज्यादा क्यों लगा। वेरियंस एनालिसिस होने हैं। जब इस लेवल पे काम आप कर रहे होते हैं ना, तो आपको ईआरपी सिस्टम चाहिए होते हैं, कंट्रोल चाहिए होते हैं। बिल्कुल। अल्फते में बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है, दुकान में किया हुआ है, केक्स एंड बेक्स में किया हुआ है। आप इस तरह की जितनी टेक्सटाइल है आपकी, उनमें ओरेकल मेजरली लगा हुआ है। सैप B1 आपके जितने ट्रेडिंग के सेक्टर्स हैं उनमें लगा होता है। ऑडू में बहुत ज्यादा लोग आजकल काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि फ्यूचरिस्टिक है। भी तो ईआरपी में काफी सेचुरेशन हो गई, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा काम निकल रहा है। एडवाइजरी का क्या स्कोप होता है? एडवाइजरी डिपेंड करता है कौन सी एडवाइजरी है। एडवाइजरी दो किस्म की है, जैसे ट्रांजैक्शन एडवाइजरी है, जिसमें मर्जर्स, एक्विजिशंस, डीमर्जर्स वगैरह को देखा जाता है। और दूसरा एडवाइजरी है जो डील एडवाइजरी है, जिसको KPMG में डील एडवाइजरी का नाम दिया जाता है। कि कोई बिजनेस यानी जो है वो ट्रांजैक्शन खरीदी बेची जा रही है, मिलती जुलती चीजें हैं, अच्छा काम है। इसमें आपने लोगों को एडवाइस करना होता है कि ये कंपनी उठा खरीद ली जाए, ना खरीद ली जाए, इस कंपनी को कैश में खरीदा जाए, लीज पे किया जाए, कोई एसेट्स लीज पे लिए जाएं, या एसेट जो है वो आउटराइट परचेज किए जाएं। ये वाली एडवाइजरी चल रही होती है। और ये जब इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होती है, तो एडवाइजरी का काम बहुत ज्यादा होता है, अच्छे स्केल पे चल रहा होता है। तो जी। पाकिस्तान से बाहर से भी चल रही होती है चीजें। लोगों को ये बताना कि जी आप पाकिस्तान में जो कंपनी बनाए वो अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाए, या उसको स्टैंड लोन कंपनी बनाए। सब्सिडरी में क्या बेनिफिट है, स्टैंड लोन में क्या बेनिफिट है, हम टैक्स कैसे प्लान करके देंगे आपका, हम आपको ग्रुप में रिलीफ कैसे लेके देंगे, ये चीजें एडवाइजरी में आती है। तो अगर एडवाइजरी में भी आर्टिकल्स मिलते हैं, दे आर गुड इनफ, कोई मसला नहीं है। सर, डिपार्टमेंट चॉइस तो आपकी अपनी नहीं होती है। बच्चा एक ऑडिट में जाना चाह रहा है, लेकिन जिस तरह मैं गया था और जब इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं तो ऑडिट के लिए गया था, लेकिन मुझे उन्होंने टैक्स में रख लिया, और आज जो है वो मेरा करियर ही जो है वो टैक्स में है। तो आपकी चॉइस नहीं होती यहाँ पे कि आपने चूज करना है कि मैंने इस क्या नाम है डिपार्टमेंट में जाना है। वो फर्म की चॉइस होती है कि आपको किस डिपार्टमेंट में वो रखेंगे। हाँ जी, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि फॉर्म को जिस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है स्टूडेंट्स की, वो वहीं पर ही रखते हैं। और पहले वो आपसे पूछते ज़रूर हैं आपकी ओरिएंटेशन क्या है, तो दैट वो ये जान लें कि आप फ्लेक्सिबल हैं, या आप उस बात में काफ़ी अडामेंट है कि आपने वही करना है जो आपके जहन में है। सर, उसके बाद था फर्म और इंडस्ट्री के आर्टिकल्स। इसमें एक चीज है कि आप इंडस्ट्री से अगर आर्टिकल्स करते हैं तो फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस मतलब कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो मतलब ऑडिट रिपोर्ट पे साइन नहीं कर सकते। इंडस्ट्री आर्टिकल्स को आप किस तरह से देखते हैं? अगर किसी ने पाकिस्तान में ही रहना है तो वो इंडस्ट्री आर्टिकल्स करे ना करे, अगर किसी ने पाकिस्तान से बाहर जाना है और उसको इंडस्ट्री आर्टिकल्स ही मिल रहे हैं, तो वो फिर क्या करे? कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स जो है ना वो मेरे ख्याल में तो अब जो सिचुएशन बन गई है वक्त के साथ साथ, वो ऑप्शन भी चूज करने में कोई हर्ज नहीं है, कर लेने चाहिए अगर मिल जाते हैं और करना चाहते हैं अपन इंडस्ट्री में। लेकिन लर्निंग का जो थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट है ना, वो फॉर्म में ज़्यादा होता है इंडस्ट्री की निस्बत।
वो वजह ये है कि फर्म का एक कल्चर है, फर्म का एक बिहेवियर है कि हमारे पास ट्रेनिंग है, हमने उनको ट्रेन करके आगे भेजना है। जी। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना काम करने आते हैं रोजाना, वो जॉब करने आते हैं अपनी, वो लोगों को ट्रेन करने नहीं आते। या वो लोगों या वो कहते हैं कि ठीक है यार, मैं क्यों काम इसके ऊपर डाल के तो अपना जो है वो स्कोप खत्म करूं। तो लोग ये समझ लेते हैं कि अगर ये ने ये काम करना शुरू कर दिया तो मैं कर लेता हूँ, तो फिर मेरी जॉब पर चलेगी ना। तो जॉब में नॉर्मली लोगों का इस तरह का एटीट्यूड होता है। इसलिए इंडस्ट्री में जैसे SNGPL वगैरह है या जैसे इस तरह की इंडस्ट्री है, यहाँ पर आर्टिकल्स के मौके मिलते हैं। ठीक है, अगर फार्म में नहीं, अच्छी फार्म में आपको नहीं मिल रहे तो आप वहाँ पे कर लें, लेकिन फार्म बनाना, वो कल्चर्स में आप नहीं रह पाएंगे, उस कल्चर से थोड़े से आउट हो जाएंगे मेरे ख्याल क्या में। इस तरह कुछ से इसका इस तरह का भी है कि बाद में कोई। जी। इंडस्ट्री से आर्टिकल्स करके उसके बाद अगर 1 साल फॉर्म में लगाया जाए तो क्या फिर हम एलिजिबल होते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने के लिए, या आर्टिकल्स मेरा कर लिए ख्याल है कि इंडस्ट्री? वो मेरे जहन में नहीं है, तो 1 साल है, 2 साल है कि आपने किसी काम करने एज ए पार्टनर या डायरेक्टर लेवल पे, ताकि आप वो फॉर्म का कल्चर, ऑडिट वगैरह का सीख सकें। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको, आप लोगों के लिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ। नॉर्मली ना हमारी जो है ना फील्ड, इसको ऑडिट के साथ एसोसिएट किया जाता है कि हम ऑडिटर्स हैं, और अगर फॉर्म बनाएंगे तो उसमें ऑडिट करेंगे। यार ऑडिट इतना फैंसी नहीं रहा हुआ अब। ऑडिट जो है ना बहुत ज़्यादा रेगुलराइज्ड हो गया हुआ है, और इतना ज़्यादा इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं कि आपने बड़ी चंद एक फर्म को छोड़ के बाकी सारी फर्म का ऑडिट डिपार्टमेंट लॉस में होता है। मैं आपको जी। ये बात भी बताऊं, एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है ना वो लॉस में होता है। एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट सिर्फ इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट की वजह से फर्म ने कोई बाकी असाइनमेंट्स मिलती हैं, उसकी वजह से बिजनेस पे अदरवाइज ग्रोथ आती है, उसी क्लाइंट्स के और काम मिल जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन इस तरह की बनती जा रही है कि वर्ल्ड ओवर तो, जहाँ पर जैसे यूके है, यूके में तो अगर आप किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं तो उसके टैक्स और उसकी एडवाइजरी नहीं आप कर सकते, उन्होंने मना कर दिया हुआ जी ऐसे ही। वहाँ का जो। ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पाकिस्तान में भी आ जानी है, तो फिर लोगों को चूज करना पड़ेगा कि वेदर हमने ऑडिट करना है या वेदर हमने अदर असाइनमेंट्स करनी है। एंड इफ समवन हैज टू चूज बिटवीन ऑडिट एंड एनी अदर असाइनमेंट, revenue wise he will always choose other assignment, because audit लेबर इंटेंसिव, टाइम इंटेंसिव, आपकी टाइम और पर्सनल टाइम बहुत ज्यादा खा जाता है, और उसके बाद उसका रिटर्न रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा नहीं है जितना रिवॉर्ड टैक्सेशन का, किसी एडवाइजरी का, किसी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, या आप ERP का, या किसी और डिपार्टमेंट का होगा। तो इंडस्ट्री से आर्टिकल्स करके हाँ आप ऑडिट नहीं कर सकेंगे, और लेकिन आप अगर फॉर्म इतना सीख लेते हैं इंडस्ट्री में तो फिर आप जॉब कर सकेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप फॉर्म भी सीख सकते हैं तो फॉर्म भी सीख सकते हैं। हमारे कितने सारे दोस्त हैं जिन लोगों ने ऑडिट में आर्टिकल्स किए, लेकिन वो फॉर्म बना के उन्होंने को 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा के सीखा। अल्टीमेटली यही है, एडवाइजरी और टैक्स वगैरह, क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू अच्छा मिल जाता है। मैंने PwC में रहते हुए ये देखा था कि एडवाइजरी वालों की जो है ना, वो जो इन्वॉइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑडिट और एज कम्पेयर टू ऑडिट। एडवाइजरी वाले जो वहाँ पे हैं वो काम भी बड़ा, मेरा भी दिल करता था कि यार अगर मैं आर्टिकल्स मेरे होते तो मैं एडवाइजरी में करता। जितने मजे से और जितने जो है वो मतलब पैशन से वो लोग काम कर रहे थे, और उनकी इन्वॉइसिंग जो मैंने देखी थी वो बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू टैक्स और एज कम्पेयर टू ऑडिट। ये कोई पूछने जी आपने शर्ट खरीदी कि गोली करवा दी? नहीं जी, वो मैंने खरीदी थी, वो अभी भी मेरे पास है। वो बहुत अच्छा फैब्रिक था। यार ये अच्छा जी। आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, जोहा कह रही है, उनके 3-4 मैसेजेस आए हैं कि आवाज में डिस्टॉर्शन है, किसी और को भी है ये प्रॉब्लम? आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी? मेरी तरफ से आ रही है, सर की तरफ से आ रही है? की तरफ से आ रही है सर, आपकी तरफ से कुछ आवाज में डिस्टॉर्शन है कोई? मेरी तो वीडियो भी बार बार बंद हो रही है, तो मुझे वो बार बार ऑन करनी पड़ रही है। तो आई डोंट नो। अब मैंने साउंड दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश किए, तो देखते हैं अभी क्या आता है इम्पैक्ट इसका। अच्छा जी, अभी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ अ स्टूडेंट नॉट गेटिंग आर्टिकल इन QCR फॉर्म एंड हैज ऑप्शन टू जॉइन इंडस्ट्री और नॉन QCR वन। बेटे इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है ना, आपको कौन सी इंडस्ट्री में मिल रहे हैं। उस इंडस्ट्री में आप क्या सीखोगे, उस इंडस्ट्री
क्या वो इंडस्ट्री आपके फ्यूचर के साथ अलाइन है कि नहीं है। पूछ रहे हैं कि क्या इंडस्ट्री में भी लेट सेटिंग होती है। हाँ जी, इंडस्ट्री में भी लेट सेटिंग होती है, और फर्म के पार्टनर्स भी लेट सेटिंग कर रहे होते हैं। और लेट सेटिंग आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन के साथ एक तरह से अलाइंड है, सबकी सबकी होती है। वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, दुनिया भर में हर जगह होती है। लेट सेटिंग तो है ही। मेरा ख्याल है इससे कुछ होना नहीं चाहिए बच्चों को। अगर आपने काम सीखना तो फिर आपको लेट बैठना भी पड़े तो कोई मसला नहीं। रात 3-3 बजे तक भी बैठ के हमने टैक्स रिटर्न फाइल की एमएचएसएस में, तो मेरा नहीं ख्याल कि लेट सीटिंग से जो है वो किसी को कोई जो है वो मसला होना चाहिए। आप काम सीखने हैं, अपने काम सीखना है, तो आपको लेट सीटिंग तो करनी पड़ेगी। और ये जिस एज में आप लोग आर्टिकल्स कर रहे होते हैं ना, उस एज में थोड़ा सा एक अपने आप को स्ट्रेच किया जा सकता होता है। उस एज में अगर आप ये चीजें डेवलप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। सबूर मसला पता कहाँ पर आता है आर्टिकल्स में। जी जी। जिन बच्चों का तो होता है ना, पहली पहली अटेम्प्ट में ये आप जल्दी जल्दी कैफ को पास कर लेते हैं, उन लोगों को तो आर्टिकल्स भी टाइम पे मिल जाते हैं। वो 20-21 साल की उम्र में आर्टिकल शुरू करते हैं, 23-24 की उम्र में वो लोग जो है वो आर्टिकल से फ्री हो जाते हैं और वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एक बच्चा जो 23-24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में जाके आर्टिकल स्टार्ट करता है ना, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है। जी जी। उसके प्रेशर डिफरेंट है, क्योंकि उसने कैफ में बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया है। अब उसको उसके ऊपर थोड़ा सा कमाने का प्रेशर है कि जाहिर है कुछ कमाना भी है तुमने, घर वाले कितनी देर तक तुम्हें सपोर्ट करेंगे। फिर उसको लग रहा था मेरे से फाइनल के पेपर भी पास नहीं होने, वो चिड़चिड़ा भी हो चुका होता है। तो नॉर्मली ज्यादा अटेम्प्ट वाले बच्चों को फर्म इसलिए भी नहीं रखती कि ये ना थोड़ा सा मेंटली जो है ना अब सफोकेट होके, तो ये हमारे साथ भी 3.5 साल लड़ता झगड़ता ही रहेगा। तो वो जो कम अटेम्प्ट वाले बच्चे होते हैं उनको इसलिए भी ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि ये बच्चा है, मोल्ड करना आसान है, इसको जिस तरफ लगाएंगे उस तरफ लग जाएगा, उसमें इसका भी फायदा है, फार्म का भी फायदा है। लेकिन जो बिल्कुल। बच्चा जरा ज्यादा ज्यादा एज का हो चुका होता है, वो तरह पंजाबी में कहते हैं पकरोड़ हो चुका होता है। वो पकरोड़ किस्म का जो बच्चा है ना, उसको जरा चलाना मुश्किल होता है, उसको टेक्निकली डील करना पड़ता है। सर एक पोस्ट भी गई थी कि फॉरेन आर्टिकल जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और वो कह रहे थे 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों का बहुत ज्यादा सवाल आता है कि यार फॉरेन आर्टिकल्स कब स्टार्ट होंगे। सो इसके बारे में कुछ आपके पास अपडेट्स हैं कि फॉरेन आर्टिकल्स रिकमेंडेड होंगे जब आएंगे, या पाकिस्तान के आर्टिकल्स जो है वो ज्यादा रिकमेंडेड है? फिर तो अभी तो उसका कोई फ्रेमवर्क आया नहीं ना, कि वो जी कैसे जी। होंगे, कौन कौन सी फॉर्म्स को अलाउ किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। अभी फॉरेन आर्टिकल्स जब तक हमारे पास टेस्ट पे आती नहीं है उसकी, तब तक उसके बारे में राय नहीं दी जा सकती। और अगर किसी का पाकिस्तान से बाहर ही स्टेब्लिश होने का प्लान है, फॉर एग्जांपल यूके में कोई फर्म्स ऐसी मिल जाती हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स देती हैं, जिसकी लाइकलीहुड कम है। गल्फ में हो सकता है कुछ फर्म्स मिल जाएं, तो अदरवाइज लाइकलीहुड कम है यूके वगैरह में हो। और बहुत सारी, ये बात प्री मिच्योर है मेरे ख्याल में। इसके ऊपर मैं ना कमेंट करूंगा तो फिर मैं कुछ ऐसी बात कर दूंगा, वो फिर ना नुकसानदेह होगी, इसलिए अभी। लेकिन आपके लिए ना जो ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जो ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में ईवाई रैपिड नाम की जो फर्म काम कर रही है, उसको ट्रेनिंग आउटसाइड ऑफ प्रैक्टिस का लाइसेंस मिल गया हुआ है। बिल्कुल। उसको आपने वहां पर ट्रेनिंग की जा सकती है। इस वक्त रैपिड ईवाई रैपिड में तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोग, 1100-1200 लोग करीबन काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसे ही है। जिनमें से ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, फाइनलिस्ट भी हैं, सब आर्टिकल्स कंप्लीटेड लोग उनके पास काम कर रहे हैं। ईवाई रैपिड क्या काम करती है? ईवाई रैपिड पाकिस्तान से बाहर के जितने ईवाई के काम है ना, ऑडिट्स हैं, वो यहाँ बैठ के परफॉर्म करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, और क्योंकि उनका ऑडिट जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो यहाँ से सॉफ्टवेयर पे ऑडिट करके रिपोर्ट, वो वर्किंग पेपर फाइल कंप्लीट कर देते हैं, तो रिपोर्ट वो रेलिवेंट कंट्री से इशू हो जाती है। ईवाई का मीना रीजन है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वो वाला रीजन सारा उसकी ईवाई रैपिड यहाँ से उसके बाहर के भी कर देती है। मतलब उन्होंने एक फर्म बनाई थी, उस फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया गया था, और अब आईकैप ने जाके उसको ट्रेनिंग आउटसाइड ऑफ प्रैक्टिस का लाइसेंस दे दिया। तो इस दफा वो लोग भी बच्चे रखेंगे, तो चांसेस हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को वहां पर भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब सर सवाल ये होना सवाल तो चाहिए फिर कि वही आ गया, सवाल तो फिर वही आ गया ना। है तो वो इंडस्ट्री ना, इंडस्ट्री से आर्टिकल्स करने के बाद फिर वो ऑडिट रिपोर्ट वाला साइन तो वो नहीं कर पाएंगे। ये एक लिमिटेशन नहीं है इसमें? हाँ जी, ये लिमिटेशन है, वो साइन नहीं कर
पाएंगे ऑडिट रिपोर्ट, मगर ऑडिट जो पाकिस्तान से बाहर की कंपनीज का ऑडिट है वो लोग सीख लेंगे, वो लोग उनको सिखा रहे होंगे, और उनका जो है वो ऑडिट सिखा रहे होंगे, तो उनको जाहिर है रेलेवेंट फील्ड की एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्डअप होगी। बट इसके बारे में हम कोई नेक्स्ट एक जो है ना वो करेंगे वेबिनार, जिसमें हम देखेंगे ईवाई रैपिड एक्चुअली काम क्या करते हैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर सिर्फ फाइल का काम होता है, यानी वर्किंग पेपर फाइल बनाई जाती है, अगली चीजें नहीं सिखाई जाती यहाँ पर लोगों को, किसी को किस वैसे उनके पास रीजन सारे में। क्लाइंट्स बाहर के ही हैं, पाकिस्तान में कोई क्लाइंट नहीं है। वो पाकिस्तान में कर नहीं सकते ना ऑडिट का कोई भी जी, काम, जी। जी, जी। वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक क्वेश्चन मार्क रहता है, जो कि मुझे लगता है कि वो किसी और चीज़ों के लिए तो बच्चों को तैयार करेंगे, मे बी पाकिस्तान से बाहर उनकी जॉब्स में थोड़ी सी बहुत हो सकता है आसानी हो जाए उसके बाद, लेकिन क्या वो वहां से निकल के बच्चा ऑडिट में भी एक्सपर्ट होगा कि नहीं होगा? ऑडिट में नहीं होगा, रिपोर्ट लेवल तक तो वो कभी पहुंचा ही नहीं, वो सिर्फ वर्किंग पेपर फाइल तक रह गया, और मेन है वो सिर्फ ऑडिट करते हैं, वो कोई और काम नहीं करते। सही है। हाँ, उससे उससे ईवाई रैपिड से जो है वो एक ये फायदा हो जाएगा कि एक वो फॉर्म वाला टैग लग जाएगा कि ईवाई से काम किया हुआ है, दूसरा बाहर जाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बच्चों के लिए। लेकिन फिर वो रिपोर्ट साइन करने वाली एक लिमिटेशन जो है वो जरूर आ जाती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, जो पाकिस्तान वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला एक वो है ना कि जी मैं पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ फॉर्म बना के, वो मसला भी होगा, नहीं कर सकेंगे। दूसरा टैक्स और पाकिस्तानी लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, पाकिस्तानी टैक्स, फिर एडवाइजरी, फिर इस तरह का कोई भी काम आपने नहीं सीखा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल, उसमें सिर्फ वो ऑडिट ही है, सिर्फ ऑडिट ऑडिट और सारा दिन जो है वो ऑडिट ही होगा, और वो भी आप बता रहे हैं कि ऑडिट, स्पेसिफिक लेवल। जी, ऑडिट भी सिर्फ वर्किंग पेपर फाइल की हद तक, रिपोर्ट सही लेवल है। तक या रिपोर्ट लेवल की डिस्कशन तक नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो आपने जब ऑडिट में जितने बच्चे आर्टिकल्स कर रहे हैं वो लोग रिपोर्ट भी बना के देते हैं, यानी वो लोग बोर्ड लेटर बनाते हैं, मैनेजमेंट लेटर बनाते हैं, वो उसके इश्यूज जो निकलते हैं, इश्यूज हाईलाइट करते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करवाते हैं, तो उनको आईएएस और आईएफआरएस की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम ये क्यों कर रहे थे, आईएएस में क्या पढ़ा था, उसको कैसे implement कर रहे हैं, और एवरीथिंग। जी, जी। सर एक सवाल रह गया कि 6 मंथ क्वालिफिकेशन वाली पॉलिसी। सर आपको नहीं लगता कि ये फेयर नहीं है? 6 महीने आपकी के अंदर अगर आवाज, आपने आवाज़ आ रही है मेरी सर? हाँ अब आ रही। आप पूछ रहे सर हैं 6 महीने के दौरान आर्टिकल्स करना जो है वो जो मैंडेटरी कर सर दिया गया है ये अनफेयर पॉलिसी नहीं है। चलें आप कैफ की आपने लगा दी, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि चलें आपने 4-5 साल में कैफ नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। वो मानने में बात आती है कि यार अगर किसी ने 4-5 साल में कैफ ही नहीं किया तो वो मतलब सीए उसके लिए नहीं है। लेकिन ये 6 महीने की पॉलिसी लगा देना कि क्या नाम है 6 महीने अपने आर्टिकल ज़रूर जॉइन करने, तो ये एक मतलब अनफेयर पॉलिसी नहीं। चलें इसको 1 साल होना चाहिए, 1.5 साल होना चाहिए। इसके ऊपर एक मौकफ आईकैप का है और एक मेरा ज़ाती मौकफ है। मेरे ख्याल में तो जब आप कोई इस तरह की चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं कि इतने टाइम के अंदर अंदर लाजमी करो, तो आप उसका कोई वर्क अराउंड भी प्रेजेंट करते हैं, उसका कोई तरीकाकार भी देते हैं कि ये तरीकाकार है, इस तरीकाकार के मुताबिक आप लोग कर लो। जैसे कि ये जो है ना एफसीपीएस करते हैं ना, जो जी, डॉक्टर्स जी। जो करते हैं जी, जी। एमबीबीएस के बाद एफसीपीएस करते हैं, तो वो उन्होंने उसका एक तरीकाकार अब बना दिया ओवर द पीरियड कि ये वाले स्टूडेंट यहाँ जाएंगे, ये वाले यहाँ जाएंगे, तरीकाकार एक बिल्ड किया है। तो आई कैप का इस चीज में तो रोल है कोई नहीं। आई हुँ, कैप ये तो कर नहीं सकता कि किसी बच्चे को ये कैटेगराइज कर दे कि ये बिग 4 में जाएंगे, ये बिग 10 में जाएंगे, ये क्यूसीआर में जाएंगे, नॉन क्यूसीआर में जाएंगे। तो आई कैप को मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए था इस चीज से भी, 6 महीने वाली पाबंदी नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन इस पाबंदी के बावजूद भी उन्होंने बड़ी रिलैक्सेशन इसमें रखी है कि आप कोई भी एक जेन्युइन कास्ट दे दें, जो भी आपको जेन्युइन बात लेती है वो बता दें, तो हम आपको 6 महीने के बाद भी इंडक्ट कर लेंगे, आपको हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ेंगे कि ये आपका जी बिल्कुल जो है वो नहीं, आपका आपको हमने अब रजिस्टर नहीं करना। तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ इस वजह से किया कि जो बच्चे अपने साथ जाती करते हैं ना, थोड़ा सा बिग 4 के चक्कर में रेफरेंस के पीछे पढ़ के साल साल 1.5 साल 2-2 साल ज़ाया कर लेते हैं, वो उन बच्चों के लिए किया कि यार 6 महीने के अंदर अंदर जोर जोर लगा लो, हो गई बात, हो गई ठीक है, नहीं तो फिर काम तो शुरू करो ना, आगे अपनी लाइफ में क्यों ज़ाया कर रहे हो। आई के आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हुँ, हुँ। मतलब 6 महीने हो आप 6 साल हो, आई के आपको क्या फर्क पड़ता है इस चीज से कि आपने 6 महीने में आर्टिकल ज्वाइन किए या साल में किए या 1.5 साल में किए, उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये जो उन्होंने लगाई है वो लगाई स्टूडेंट के लिए ही है, जिसको मैं अगरचे मैं ये समझता हूँ कि
इसको थोड़ा मज़ीद नज़रसानी करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें ICAP का जो मकसद है वो भी स्टूडेंट का ही है कि स्टूडेंट टाइम बिला वजह अपना ज़ाया ना करे, वो जॉइनिंग की तरफ जाए फ़ौरन। सर इसके ऊपर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई है इसमें रिलैक्सेशन मिल जाए कोई थोड़ी बहुत? नहीं, अभी नहीं मिलेगी, अभी साल डेढ़ साल नहीं मिलेगी। जी। क्योंकि अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं इन लाइन, उनके साथ डिस्कशन हुई थी मेरी इस मौजू के ऊपर, नेक्स्ट प्रेसिडेंट इन लाइन के साथ। जी। वो इस 6 महीने वाली के बहुत ज़्यादा प्रो हैं। वो कहते हैं कि ये होना चाहिए, सही बच्चों है। का फ़ायदा हो रहा है इससे। काउंसिल है ना, काउंसिल पूरी फैसला करती है। तो बिल्कुल काउंसिल में किसी एक दिन जो काउंसिल में एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि ये ठीक है, होना चाहिए। सही। सर एक लास्ट हमारा एजेंडा पॉइंट रह गया है कि फ्री लॉन्चिंग की डिस्कशन होनी चाहिए। अभी भी ये मैसेजेस भी आ रहे हैं कि फ्री लॉन्चिंग की। अब आईकैप ने तो वो ये अलाउ नहीं किया हुआ कि आप ड्यूरिंग जो है वो आर्टिकल्स कोई बिज़नेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते इस तरह की एक्टिविटीज़ में। लेकिन चूँकि वो आप सारे समझते हैं कि 19-20 हज़ार जो है वो हमारे लिए इतना वो नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, तो हम इस तरह की फ्री लॉन्चिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। इवन कि कुछ फर्म्स के अंदर जो है वो फ्री लॉन्चिंग के डिपार्टमेंट भी हैं। लेकिन उनके पार्टनर्स जो हैं वो फ्री लॉन्चिंग को डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन अपनी फर्म के अंदर वो जो है वो डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। सर इस तरह होनी चाहिए कि फ्रीलांसिंग सीखनी चाहिए और क्या नाम है काम के साथ, पढ़ाई के साथ साइड बाय साइड ये भी करना चाहिए। सबूर अगेन ये मैं पहले आपसे एक बात की थी, मैं उसी से रिलेट करूँगा इसको। जो बच्चे 20-21 साल की उम्र में आर्टिकल शुरू कर लेते हैं ना, 23-24 साल की उम्र में आर्टिकल्स उनके खत्म हो जाते हैं, उनको नॉर्मली इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, उनको इस तरह की चीज़ों के ऊपर इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उनके पेरेंट्स भी या जहाँ से भी वो थोड़ा हो रहे होते हैं, अपना अकोमोडेट हो रहे होते हैं, वो लोग उनके साथ चल पड़ते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा-सा और रह गया, मज़ीद इसको कर देते हैं, रेम्युनरेट कर देते हैं। लेकिन जो बच्चा जो ज़्यादा टाइम लगा जाता है, जो शुरू ही जाके 23-24 में करता है, उसके ऊपर ये वाले प्रेशर होते हैं फिर, कि कमाना भी है साथ-साथ। जी, अब जी। इस सिलसिले में अब इस सिलसिले में ICAP का एक मौक़िफ़ है कि आपने जो है वो फुल टाइम करना है वो आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के दौरान में इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना। तो जब तक ICAP इसके ऊपर कोई अ, अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं करता, तब तक मैं तो इसके बारे में कोई एडवाइस नहीं कर सकता कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये ICAP का जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर, उसी के ऊपर ही राय होगी मेरी भी। सही है। मैं ये नहीं कहता कि मैं उस मौक़िफ़ को पसंद करता हूँ या नापसंद करता हूँ, बट एक इंस्टीट्यूट है, जिसने ट्रेनिंग का एक तरीक़ाकार बना दिया, जिसने कह दिया, तो मैं अभी उसके अगेंस्ट कोई बयान नहीं देना चाहता। जी। ठीक है। सर 1 या 2 कोर्सेज़ का स्पेसिफिकली बता दें जो करने चाहिए। सर ने बताई एमएस ऑफिस वगैरह, पावर बीआई और ये वो सर ये सैप के बारे में भी पूछते हैं लोग कि सैप हमें करना चाहिए? मतलब सैप तो एक सैप आप मतलब खुद से नहीं करने की ज़रूरत है इसको। जब किसी फर्म में सैप डिपार्टमेंट में, ERP डिपार्टमेंट में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, तो वो हुँ, सैप जितना सिखाना होगा आपको खुद सिखा देंगे, तो आप फंक्शनल कंसल्टेंट बन जाएँगे। उस वक़्त आप चाहें तो उसकी सैप की एक सर्टिफ़िकेशन है, जो पेपर दे के आप उनसे सर्टिफ़िकेट लेते हैं, वो चाहें तो फिर उस वक़्त ले लें। अभी सही आपको है। टू बिगिन विथ उसकी ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके पास प्रैक्टिकल काम करने के लिए नहीं है ना उसका, तब तक हुँ, आपको उसकी सर्टिफ़िकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही। सर इंटरव्यू क्वेश्चन है कि हम आपको क्यों हायर करें? हमारे पास 3-3 अटेम्प्ट्स वाले भी स्टूडेंट हैं, तो व्हाई शुड वी हायर यू? ये अच्छा सवाल है, और इस सवाल का खुद ही जवाब देखना चाहिए कि आपके अपने अंदर क्या है ऐसा, जो आप समझते हैं कि मैं पोर्ट्रे करूँ तो दैट कुड बी बेटर। आप पोर्ट्रे करें अपनी कोई भी स्किल, अपनी कोई भी काबिलियत जो दूसरों से ज़्यादा है। आप उनको बताएँ कि जी 3 अटेम्प्ट्स वाले तो दे आर वेरी यंग, दे आर नॉट मेंटली मैच्योर। मैं मेंटली मैच्योर हूँ। अपनी मेंटल मैच्योरिटी की 2-3 मिसालें भी लेकर जाएँ कि आप किस तरह से अपने आप को दूसरों से मेंटली मैच्योर समझते हैं। फिर आप ये भी बताएँगे जी बिकॉज़ मैंने पहले जो है वो अपनी लाइफ़ में थोड़ा, मैं एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ कि इस तरह की बात हो सकती है जो रेलेवेंट हो किसी के लिए, कि मैंने पहले डिले कर लिया अपनी लाइफ़ में, अब मैं डिले मज़ीद नहीं करना चाहता, मैं बड़ा एक्टिवली परस्यू कर रहा हूँ चीज़ों को। इसका सबूत ये देखें कि मैंने फलाना कोर्स भी किया, मैंने फलाँ सर्टिफ़िकेट भी अटेंड किया, फलाँ सेमिनार में भी पार्टिसिपेट किया। सिर्फ़ इसी वजह से कि अब मैं उस फ़ेज़ में आ गया हूँ कि मैं लर्न करना चाहता हूँ। तो आपकी बात ठीक है, आपके पास कम अटेम्प्ट्स वाले बच्चे भी हैं, लेकिन आपको एक मिक्स रखना चाहिए हमेशा। थोड़े यंग और थोड़े ज़रा जो संजीदा लोग हैं, सबका मिक्स होना चाहिए। मतलब आप इस तरह की बात कर सकते हैं। तो अपनी स्किल को उजागर करें, जो भी आपकी स्किल या जो भी आपकी क्वालिटी है, उसको उजागर करें।
सर एक वो एक आपके पार्टनर बता रहे थे कि वो कोविड के टाइम में कि अगर आपने वो कोविड वैक्सीन लगवाई हुई है, तो आप उसको भी सीवी में मेंशन करें कि ये आपको दूसरों से प्रायोरिटाइज़ कर रही है कि मैं ऑलरेडी वैक्सिनेटेड हूँ। दूसरा बंदा वैक्सिनेटेड नहीं है। हाँ, मतलब देखें वो उस वक़्त एक डिबेट भी चल रही थी ना, कुछ लोग करवा रहे थे, कुछ नहीं करवा रहे थे। जी। तो इसलिए यस, हाँ, किया जा सकता सर हाउ टू है। आंसर द इंटरव्यूअर क्वेश्चन व्हाई दिस आवर फर्म? व्हाई दिस फर्म? दिस फॉर्म देखें जी, जनरली तो जवाब तो ये होता है ना जी, प्यासा कुएं के पास क्यों जाता है? पानी पीने के लिए जाता है। तो प्यासा तो इसलिए पहुंचा हुआ है कि जी आप आर्टिकल्स मैंने करने हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरी जो मैंने फॉर्म के बारे में जितनी अपनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है इधर उधर से, दोस्तों से या सीनियर से, तो मुझे इस फॉर्म के बारे में बेहतर रिव्यूज मिले हैं, अच्छे रिव्यूज मिले हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सीख भी सकता हूँ, फॉर्म के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्वालिफाई भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा सर तो मैं इसका कोई ऐसा जी। जी, जी। सर मैं आमिर में जा रहा हूँ, आप मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं और मेरे पास बिग 4 की अपॉर्च्युनिटी भी है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यार सबूर आप जो हैं वो हमें छोड़ के वहाँ तो नहीं चले जाएँगे, तो मैं इसका क्या आंसर करूँ आपको? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कराची में अच्छा, ये बहुत जनरली ज़्यादा कि वो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन भी ठीक है, और इसका जो जाहिर है जो फॉलो अप है वो भी ऐसे होता है, बच्चे जाते भी हैं। मैं जरा फेसबुक वाली फीड ठीक करूँ। अच्छा, उसमें ये है कि हम तो बड़ा कैटेगोरिकली अलाउ करते हैं बच्चे को कि हुँ, हुँ। भाई आपको अगर हम ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको हम फॉर्म्स बता देते हैं, फर्गसन, केपीएमजी, ईवाई। अगर इन तीनों में से किसी से आपको कॉल आ गई तो हम खुद आपको अलाउ कर देंगे कि आप चले जाएं। सही है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही एबीसी से कहीं से आनी है कॉल और आपने वहां जाना है, तो फिर आप हमें आज ही बता दें ताकि हम आपको इंडक्ट ही ना करें आज ही। बिकॉज हम ये समझते हैं कि आपके दिल में हमेशा के लिए एक बात रह जाए कि जी मुझे ईवाई से कॉल आ गई थी, अगर मैं ईवाई में चला जाता तो मेरी जिंदगी पता नहीं क्या बन जाती। हुँ, हुँ। तो इसलिए बेहतर है आप अपनी चांसेस ऑब्टेन कर लें। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर, मैं अगर हो जाता हूँ यहाँ पर इंडक्टर में जाऊंगा नहीं, और वो अपना जो है वो इस चीज़ के बारे में एक टेबल पे बैठ के ये कर देता है अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर, तो फिर उसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर सही है। कोई बात करता है कि सर मैंने एक दफ़ा ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है बिग फोर वाली, मतलब एबीसी में तो मुझे कोई मसला नहीं है, आपके पास में बैठा हूँ तो मैं आपके पास ही रहूंगा। लेकिन अगर मुझे फर्गसन से आ गई कॉल तो फिर मैं कुछ चला जाऊंगा, बताने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है इतना ज़र्फ तो होना चाहिए सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंदर कि वो इस बात को मान लें कि हाँ, अगर फर्गसन में बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे नहीं रोकना चाहिए। और हमारे पास से बच्चे गए हैं, मतलब बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास हैं, अभी भी राब्ते में रहते हैं। ज्वाइन किया हुआ था, फर्गसन से कॉल आ गई, वो चले गए। सर कराची तो में ये बहुत ज़्यादा है ना कि वहाँ पे क्या नाम है वो छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वो बच्चों को हायर ही नहीं करते जब तक बिग 4 की इंडक्शन खत्म नहीं होती। हाँ, ये तो यहाँ पर भी ऐसे होता है, कुछ फर्म्स हैं वो नहीं हायर करते, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, पहले आप बिग फोर वाला अपना वो चाह पूरा कर लेना, अगर आपका वो चाह पूरा हो जाएगा फिर ही करेंगे। सही है। फर्म की अपनी, देखो जी, फर्म की अपनी मर्जी है, पॉलिसी है। फर्म को भी राइट रखती है इस चीज का कि अगर एक बच्चा जो है वो डामाडोल है, उसका कोई आइडिया नहीं है, तो या उसको भी कोई यू नेवर नो कि उसने चले जाना है, तो फिर मैं उसके ऊपर टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? हायर सही। करना भी तो एक एनर्जी है ना, मेरी एनर्जी लग बिल्कुल। रही है, एचआर डिपार्टमेंट का टाइम लग रहा है, टेस्ट ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, टाइम लग रहे हैं। ये वही टाइम है जो हम क्लाइंट्स को चार्ज करते हैं, और आपका फ्री में इंटरव्यू कर रहे हैं। हुँ। तो पार्टनर का टाइम लग रहा है उसके ऊपर। आपको पता सर है ना फॉर्म्स में तो चार्जिंग कैसे होती है, टाइम की चार्जिंग होती है ना, और तो कोई हम बिल्कुल काम सर, नहीं कर बिल्कुल आवरली रेट चार्ज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। रहे। हाँ। सर फर्म के अंदर एंटर हो गए हैं, अब हम हमें ऑडिट का क्या नाम है कोई डिपार्टमेंट भी एलोकेट हो चुका होगा। अब बहुत ज़्यादा केसेज़ आजकल जो है वो जो रिपोर्ट हो रहे हैं एनओसी केस आजकल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। लोग जो हैं वो एनओसी ले रहे हैं। मसला अब जो ट्रेनीज़ ने बताना आगे वाले बंदे की स्टोरी आपने हमेशा मुझे कहा कि यार टू वे स्टोरी सुना करो फिर कोई फैसला किया करो। कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजर्स का जो बिहेवियर है बहुत हार्श होता है, जानबूझ के क्या नाम है पर्सनल हो जाते हैं, लेट शीटिंग्स करवाते हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव देम सो क्या नाम है बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर पाएँ। आप इनको किस तरह से गाइड करते हैं? कोई इनकी ग्रूमिंग एडवाइस आप किस तरह से देते हैं कि यार आप इस तरह चलो, अपने साढ़े 3 साल के आपने आर्टिकल गुज़ारने हैं, एनओसी आपने ले लिया, कोई दूसरी फर्म मिलना बहुत मुश्किल है, फिर आप जो है वो धक्के खाएँगे। तो ये जो बिहेवियर है इसको किस तरह से चेंज किया जाए?
का मैनेजर्स का बिहेवियर चेंज करने का या बच्चों का बिहेवियर चेंज करने का? दोनों के सर, दोनों का ऑब्वियसली, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा होता है, फिर ही वो एनओसी की तरफ जाता है। तो यार पता है क्या है, इसमें ना ज़्यादातर इस वक़्त ये हुआ हुआ है, एनओसी हमेशा से लोग लेते रहे हैं। एनओसी लेना भी कोई इतना बड़ा टैबू नहीं है, ले लेना, अगर किसी का नहीं समझ आ रही तो वो बंदा ले भी लेता है, लेकिन इसमें ना दोनों तरफ से है। आपको बीइंग बीइंग ट्रेनी स्टूडेंट, अब लोगों के मिजाज थोड़े ना तब्दील हो गए हुए हैं। आपको जनरेशनल गैप को समझना चाहिए कि जो मैनेजर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं ना, वो किस जनरेशन से हैं और ट्रेनीज किस जनरेशन से हैं। ट्रेनीज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द फर्म, वो और मैनेजर्स की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ट्रेनी आपस में मैच नहीं कर रही होती। तो समटाइम्स जो एनओसी लिए या दिए जाते हैं ना, वो समटाइम्स सबक सिखाने के लिए भी लिए दिए जाते हैं लोगों को। यानी मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है मेरा, अभी तक उसके साथ अच्छा ताल्लुक है। वो मेरे पास आया एक फर्म से एनओसी लेके, और उसको ये बात है 2013-14 की। उसको उसको बिठा लिया, मैंने कहा अच्छा ठीक है बैठ जाओ। लेकिन वो एक दिन को लेट सीटिंग हुई तो अगले दिन वो सुबह 12 बजे आया। तो मैंने उससे पूछा कि यार आप लेट बहुत ज़्यादा आए हो। कहता है सर देखें, जब मैं रात को लेट जाऊँगा तो मैं अगले दिन लेट ही आऊँगा ना, मैंने नींद भी तो पूरी करनी है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं उसको, अब मैं अगर तो उसको मैं 12 बजे का अलाउ करूँ तो फिर मैं बाकी पूरी टीम को भी 12 बजे का अलाउ करूँ कि सारे लोग ही 12 बजे आओ, उस तरह फिर काम नहीं चलता। तो फिर उससे यही कहना पड़ा कि बेटे आप ज़रा देख लो, फिर अपना कुछ और देख लो, किसी और फर्म में चले जाओ, अभी तो आप रजिस्टर भी नहीं हुए ना इधर। तो जी, डिपेंड करता है कि दोनों तरफ से ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मेरे पास अज़ान हो रही है, मुझे 2 मिनट दीजिए। जी, जी। अच्छा, कोई क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिकली जो सर से रिलेटेड हो, वो आप पूछ सकते हैं मीनवाइल। बाकी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको इन पे अलग से हम सेशन कर लेंगे, ये जो बीकॉम के आर्टिकल्स और ये वो सर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो अभी अभी अब तक हमने किए हैं, उनमें से कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं मीनवाइल। के बारे में बता, जी सर ने शुरू में गाइड किया आपको, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हम ट्राई करते हैं, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करेंगे तो आप शुरू से दोबारा सुन सकते हैं। शुरू का जो 1 घंटा था वो बहुत मतलब इसी के बारे में था, इंटरव्यू के बारे में, ये सारा कुछ। तो आप उसमें वो देख सकते हैं, बिल्कुल सर ने इसके बारे में गाइड किया हुआ है। जल्दी-जल्दी क्वेश्चंस पूछते जाइए अगर आपके क्वेश्चन हैं। बस एक्सेल पावर बिल कोर्स मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड वो क्या नाम पीडब्ल्यूसी में मैनेजर हैं। अभी उन्होंने आईकैम में भी क्या नाम है सेमिनार करवाया है पावर बीआई के बारे में। तो हम उनका मैं आपको लिंक शेयर करूँगा तो आप जो है वो उनका क्या नाम है उनसे वो कोर्सेज़ कर सकते हैं। मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में। सर कैन यू गाइड अ लिटिल बिट अबाउट आर्टिकल्स इन बुक कीपिंग फ्रॉम बिग फोर? बिग फोर में तो आई थिंक बुक कीपिंग डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। सीवी पे रेफरेंस इतना ही मेंशन करना चाहिए कि रेफरेंस विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, वो जो एक बाय डिफॉल्ट आपकी लाइन होती है। उसके अलावा बाकी जो जो आप कह रहे हैं किसी पार्टनर का नाम या ये वो एमएनए, एमपीए का, वो सर से पूछ लेते हैं कि वो किसको किस तरह से देखते हैं, एज़ अ पार्टनर वो आप किस तरह से देखते हैं इसको? वो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमसे। सीवी सबमिट करवाना, ये मैं आपको अलग से बताता हूँ इंशाल्लाह। लिंक्डइन बनाना बहुत ज़रूरी है, लिंक्डइन बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी रात भी एक मेरे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हो रही है जिसकी यहाँ पे सऊदी अरब में क्या नाम है जॉब हुई है। उसकी जॉब लिंक्डइन के थ्रू ही हुई है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि लिंक्डइन जो है वो बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों लोग इसमें झिझकते हैं कि लिंक्डइन नहीं बनाना चाहिए। जी, आपने पूछा कि रेफ़रेंस जो है वो सीवी के ऊपर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? देखें, जैसे अब सबूर ने बताया, बिल्कुल उन्होंने ठीक बताया। आप सीवी के ऊपर जो है रेफ़रेंस के बारे में, रेफ़रेंस का नाम पता ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। यार लोगों की ना, लोगों से अगर उनसियत होती है ना, तो लोगों के साथ ग्रजेस भी होती हैं, जी, ठीक जी। है? तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लिख के ले जाएँ किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, यदि ये मेरे जानने वाले हैं, उसने आपको रखना भी हो तो हो सकता है उसकी वजह से ना रखे कि तुम उसके जानने वाले हो। लोगों के बिल्कुल, ग्रजेस भी होती हैं। की वजह से बिल्कुल ऐसे ही है। तो पीपल आर नॉट ऑलवेज वेरी ईज़ी विद ईच अदर। तो जब बिल्कुल, लोग एक-दूसरे के साथ ईज़ी नहीं है तो आप क्यों बैगेज कैरी करते हैं? इस तरह बिल्कुल। का बैगेज ही ना कैरी करें।
सर एक क्वेश्चन, अगर पाकिस्तान से बाहर मूव करना तो कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है आर्टिकल्स के लिए? पाकिस्तान से बाहर आपने मूव करना है तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑडिट में करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखें, ऑडिट करना सीखें, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बाहर भी आपको फर्म्स में जो है जॉब मिल जाएंगी। और वो चांसेस हैं कि अच्छा, मैंने कल फिर एक डिटेल में बात की एक बच्चे के साथ जिसका यूके में अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी जॉब हुई है। तो कोई बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है यार, मतलब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है यूके में, सैलरी वगैरह सारे पर्क्स वगैरह मैंने पूछे हैं उनके, केपीएमजी टाइप किसी फर्म में उनकी हुई है। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदारी वाली बात नहीं है। उससे बेहतर 2-3 साल यहाँ मेहनत करके उससे बेहतर किया जा सकता था। तो ये बाहर जाने का भी एक क्रेज ही होता है, चार्म ही होता है कि बाहर लाजमी जाना है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही सब कुछ पढ़ाओ। मैं तो टैक्स में हूँ, वहीं जिंदगी थोड़ी सी इजी है, रिलैक्स है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे ऑडिट वाले देखे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में देखे हैं, वो बेचारे, उनका, हमारा फ्राइडे सैटरडे ऑफ है, उनका तो वो भी ऑफ नहीं है। और वो रात वो मतलब ऑफ इस तरह से है कि वो घर बैठे काम कर रहे हैं, जुमा और हफ्ता को अगर हमें फॉर्म नहीं आना पड़ रहा तो वो घर बैठे काम कर रहे हैं, मतलब ऑफ नहीं है उनका, ऑडिट वालों का। तो मैं टैक्स में हूँ आप अल्हम्दुलिल्लाह, लेट शेडिंग नहीं है अभी तक, सिर्फ 2 दिन आई थिंक लेट शेडिंग की होगी 5 महीने में। और ऑडिट में तो बहुत ज्यादा जो है वो, मतलब बहुत काम ही काम है बस। जहाँ पर आप गए हैं वहाँ पर टैक्स अभी है भी तो रिलेटिवली नई कहानी है ना। बिल्कुल वहाँ पे टैक्स अभी उस तरह से रजीम अभी आ रही है ना। ये बिल्कुल। आप अगर चले जाएं यूके में या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे टैक्स में काम करेंगे तो ऑडिट से ज़्यादा ही काम है। सही है। टैक्स टैक्स सर, अकाउंटेंट का काम बहुत ज़्यादा है। हाउ मच अटेम्प्ट्स मैटर इन गेटिंग इंडक्शन? हाउ मच अटेम्प्ट्स मैटर देखें जी, अटेम्प्ट्स जो है ना दे मैटर लॉट। तो जो पहली चीज़ आपके सीवी पे नोटिस की जाती है वो यही की जाती है कि आपका एफटीएस कितना पुराना है। तो उससे एक बायस बोगस बन जाता है कि अगर आपका एफटीएस पुराना है और आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा है तो चांसेस आर देयर कि आप एक में भी नालायक आदमी है। तो आपको ये हम्म। तासुर जाहिर करने में मेहनत करनी पड़ती है। उसके बरक्स अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो तो फिर आपको ये तासुर आपके बारे में नहीं बनता, तो आपको वो वाली बिल्कुल। मेहनत नहीं करनी पड़ती। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सर, पहला यार्ड तक यही है। फाइनल इंटरव्यू में सीवी लेकर जानी चाहिए या नहीं? देखो यार, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जी सीवी ड्रॉप करते हुए जाए, ड्रॉप करने जाए तो तैयार होकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ घर से जब भी बाहर निकले तैयार होकर जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल। घर से बाहर जाए तो तैयार होकर जाएं, सीवी देने जा रहे हैं तो भी तैयार होकर जाएं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी तैयार होकर जाएं, सीवी साथ लेके जाएं, क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है उस वक्त उनके पास हैंडी अवेलेबल ना हो, आपसे सीवी ले लें उसी वक्त। तो उस वक्त आप कहेंगे नहीं मैं बाहर से प्रिंट करवा के लाता हूँ, या वो कहेगा अच्छा मैं एचआर से कहता हूँ प्रिंट करवा के लाओ, तो मैं घंटा बाहर बैठा देगा, अच्छा तुम बैठो अभी। तो अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, अभी कभी अपने हथियार के बगैर शिकार के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि रियाज साहब कह रहे हैं कि फेसबुक पे वीडियो बंद नहीं हो रही। फेसबुक पे वीडियो बंद नहीं हो रही। आप कह रहे थे ना कुछ देर पहले कि वीडियो बंद हो रही, वो कह रहे हैं फेसबुक पे वीडियो बंद नहीं हो रही। फेसबुक पे नहीं हो रही ना, फेसबुक पे तो मेरे सामने में खुला हुआ है, वो लग रहा है यहाँ वेबिनार में बंद हो रही थी, अब वहां भी नहीं हो जी। रही, तो इसके अंदर कोई मसला आया हुआ था। इंटरव्यू क्वेश्चन, prefer department and why? What should be the perfect answer while we haven't worked in any department? अम, आप बताते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा बेहतर आंसर ये कर सकते हैं कि सर ये फॉर्म बेहतर डिसाइड कर सकती है, जैसे फॉर्म मुझे गाइड करेगी मैं कर लूंगा, मैं ओपन हूँ सारे डिपार्टमेंट में। जब आप कहते हैं ना कि मेरा प्रेफर डिपार्टमेंट ऑडिट है, तो फिर ऑडिट में आपसे सवाल शुरू, अगला सवाल ये आता है कि जी क्यों ऑडिट। अब आप कहते हैं जी ऑडिट मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, मुझे ऑडिट मजे का लगता था, वहां पर फिर अगली कहानी शुरू हो जाती है, पार्टनर फिर आपको और चीजों पे पूछना शुरू कर देता है कि ऑडिट ही क्यों अच्छा लगता है, तुम्हें टैक्स क्यों नहीं अच्छा लगा, भाई तुमने पास तो वो भी किया है, ठीक है। तो ऑडिट में तुम्हें लोगों की गलतियां पकड़ने का ज्यादा शौक है, और इसका तुम्हारी पर्सनैलिटी ये है कि लोगों की गलतियां देखनी है। तुम ऑडिट के बारे में जानते क्या हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता क्या है, तुमने तुम्हें क्यों लगता है कि ये ग्रो करेगा फ्यूचर में, वो फिर सवाल और शुरू हो जाते हैं। तो इसका आंसर बेहतर ये हो सकता है कि सर जो फार्म के पास जो डिपार्टमेंट अवेलेबल है जिसमें वैकेंसीज हैं, आई विल बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। मुझे तो सिर्फ सीखना है और मुझे अपने जो है वो पेपर पास करने, मेरा ये गोल है। आपने बताया कि फॉर्म में जाने के लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं बोला भैया। क्या मैंडेटरी है? सर जो कोर्सेज आपने बताए हैं वो फॉर्म में जाने के लिए मैंडेटरी हैं? दो तो मैंडेटरी है ना, एमएस ऑफिस और पीपी। हाँ, और ये
मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि एमएस ऑफिस और पीपी जो आप लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करने की हद तक किए हुए ना, वो काइंडली अपने साथ जुल्म ना किया करें। आप इसको कोर्स को उस तरह से करें जिस तरह कोर्स करने का हक है। बिल्कुल। वो अगर आपने ढंग से किए हुए होंगे तो आपको वैसे ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या डिफरेंस था आपके अंदर कोर्स करने से पहले और कोर्स करने के बाद। जी। आपको इतनी अटेम्प्ट्स क्यों लगी हैं? इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है सर? जो राइट आंसर है वही बताएं, जो सच्ची बात है वो बताएं। बता दें कि जी अटेम्प्ट्स लगी, मैं नहीं कर सका, मेरे से नहीं हो सका, मेरा ध्यान किसी और तरफ था, मैं कंपोज नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने जो भी आपकी राइटफुल है वो बतानी चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूँ। जी, जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आया इसी तरह से, उससे पूछा तुम्हारी अटेम्प्ट्स इतनी ज़्यादा क्यों हैं? कहता सर मैं ना आई वांटेड टू बी अ सिंगर एक्चुअली। तो मैंने हुँ। उसके ऊपर जो था ना, मेरा ध्यान उसके ऊपर था, मैं अपनी वो कंपोजिशन बनाता रहता था, मैं वो उसके ऊपर मेहनत करता रहता था, तो इधर मेरा ध्यान कम था, इसलिए मेरा टाइम ज़्यादा लग गया। उसने अपने सीवी में लिखा भी हुआ था म्यूज़िक। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें म्यूज़िक फिर यानी तुमने इसमें कुछ हासिल किया? कहता सर नहीं, मुझे उसके ऊपर कुछ साल 1.5 साल मेहनत करने के बाद ये एहसास हुआ कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, ये मुझसे नहीं होनी। तो फिर मैंने अब फैसला कर लिया। उसके बाद फिर देखे मेरे रिजल्ट्स जो है वो इम्प्रूव हो गए। मैंने इस अटेम्प्ट में इतने पेपर किए, इस अटेम्प्ट में इतने किए। फिर जाहिर है वो एक बंदे ने इतना ओपनली अपनी सारी बताई है, तो हम दो लोग बैठे हुए थे, मेरे साथ जो दूसरे साहब बैठे थे उन्होंने कहा अच्छा आपको म्यूजिक में इतना है तो आप कुछ सुनाएं फिर। अ, आप गाना गाते हैं, आप कहते हैं सुनाएं। उसने 2-4 मिनट एक गाना गुनगुना दिया। उसके बाद हमने उसको यही यही शाबाश दी कि यार तुमने अच्छा किया, तुमने म्यूजिक छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे पास का वाकई नहीं था। दैट गाय इज इन आर्टिकल्स नाउ, माशाल्लाह सीनियर हो चुका है। तो आप कह रहे हैं जस्टिफाई करना चाहिए, अगर आप लेट हो रहे हैं तो उसको आप जस्टिफाई करें कि मतलब क्यों लेट हो? यस, यस। सर बाज़ बात सच बताने से वो आप रिजेक्शन भी आ जाती है, इसका क्या सॉल्यूशन यार है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर रिजेक्शन आ जाएगी तो वो कोई मसला नहीं है, वो दैट इज नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड। हुँ, हुँ। अगेन, सही है। अगेन दैट इज नॉट एंड ऑफ वर्ल्ड। मेरे पास, मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक अटेम्प्ट मिस हो गई थी, एंड दैट वाज द ओनली अटेम्प्ट मेरी जो एक्स्ट्रा लगी थी। मेरी मिस हो गई थी अटेम्प्ट। मैं जब सीए शुरू किया तो मुझे मॉड्यूल ए के बाद अगले मॉड्यूल में मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और मैं छोड़ के तो घर चला गया, जिसमें 6 महीने, आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस की दवाई फिर 8-9 महीने खानी पड़ती है। तो बिल्कुल। जब मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा हमीद चौधरी में इंटरव्यू था, हमीद चौधरी साहब मरहूम इंटरव्यू कर रहे थे। टेस्ट हो गया था। टेस्ट के बाद उन्होंने मेरे से पहला सवाल पूछा कि तुम ग्रेजुएशन कर लोगे? मैंने कहा जी अगर ये फॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएशन करनी है तो मैं कर लूंगा। फिर उन्होंने अगला सवाल पूछा कि तुम्हारी अटेम्प्ट्स कितनी है? मैंने उनको बताया कि जी मेरी अटेम्प्ट्स 4 हैं। वो कहते नहीं, इसके हिसाब से तो 5 बनती हैं। मैंने कहा जी मेरी एक अटेम्प्ट ना ज़ाया हो गई थी। वो थोड़े गुस्से वाले आदमी थे, तो काफ़ी गुस्से में उन्होंने कहा कि फिर मुझे 5 क्यों नहीं बताते? जो ज़ाया हो गई थी वो भी काउंट करनी थी। जी। काउंट कर लें, काउंट कर लें उसको भी। अगर आप कहते हैं तो काउंट कर लेते हैं उसको भी। वैसे दिए मैंने 4 दफ़ा ही पेपर हैं और 4 दफ़ा में मेरे पास हो गए। तो अब उनको ना ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा, तो मिस हुई क्यों थी? मैंने उनको बताया कि मैं बीमार हो गया था, तो मुझे टीबी हो गई थी। वो कहते यार टीबी तो जिसमें एक दफ़ा घुस जाए वो बंदा टीबी नहीं, वो तो फिर ना, नहीं यार हमें नहीं समझ आती इस तरह के बंदे की। मैं सीवी मेरे हाथ में पकड़ा दिया है। मैं सीवी लेके सीढ़ियाँ उतर आया। तो क्या हो गया उससे? कोई भी नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो जी। इसलिए ना हौसला रखा करें, इतना हौसला छोटा ना करें कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना यार। अच्छा गाइडेंस नहीं है फॉर्म, ना, गाइडेंस अवेलेबल नहीं है इसलिए हौसला छोड़ देते हैं। हम सेशन कर रहे हैं, हम गाइडेंस उनको दे रहे हैं। इस तरह गाइडेंस यस, कोई भी नहीं देता। और फॉर्म की रिजेक्शन का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। हुँ, फॉर्म की रिजेक्शन का ये मतलब भी हो सकता है कि फॉर्म को अभी आपकी तरह का रिसोर्स नहीं चाहिए, उनको अभी कोई हुँ, दूसरी तरह के रिसोर्सेज चाहिए। अभी उनके पास आपकी तरह के रिसोर्स के लिए जगह नहीं है। हुँ। वक्त आएगा कि कोई दूसरी फॉर्म होगी जिसको आपकी तरह का रिसोर्स चाहिए होगा। वो डिपेंड कर रहा होता है ना। आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक फॉर्म है जिसमें सारे जो है ना वो एक ए लेवल्स बैकग्राउंड से बच्चे आए हुए हैं, 15, 20, 25, 30, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। जी, जी। उनमें आप उनमें मैं चला जाता हूँ, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं एक तरह से उसमें ना मिसफिट हूँ। तो पार्टनर को लगता है यार ये बच्चा जो है ना इनमें बैठेगा तो इसको ट्रबल होगी, ये लोग उसका
इसको ना तंग करेंगे तो ये 6 महीने तो पहले समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो उसको कहता है यार आप कहीं और देख लो। उसका जी। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पार्टनर ये कह रहा है कि क्योंकि तुम ए लेवल से नहीं आए, लिहाज़ा तुम मेरी फ़र्म के लिए एलिजिबल नहीं। उसको ये लगता है यार अनफॉर्चुनेटली पहले जो ग्रुप बन गया हुआ है ना मेरा, वो लोग इसको तंग करेंगे। तो उसने तो हुँ, कंडक्ट मेंटेन करवाना है। इसलिए और सम टाइम ऐसा होता है कि जी एक बच्चा जो है वो किसी डाइवर्सिटी की वजह से, किसी भी वजह से उसको लग रहा होता है कि यार ये बच्चा मेरे कल्चर में नहीं चल पाएगा। ही इज़ टू स्ट्रेट फॉरवर्ड या ही इज़ टू नोवाइस। वो फर्म का अपना कल्चर होता है, हर फर्म अपने कल्चर के हिसाब से बेस्ट फिट टू देयर कल्चर देख रहे होते हैं लोगों को। सही। आप इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो आप ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे, इस तरह भी आप ईआरपी में अगर जाते हैं तो बाहर जा सकते हैं पाकिस्तान से एंड हाँ, डिफरेंशिएट हाँ, बिटवीन बिल्कुल। कंसल्टिंग एंड बिल्कुल, एडवाइस। बिल्कुल, बिल्कुल। ईआरपी तो वर्ल्ड ओवर एक ही है ना, सैप, ओडो, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ये तो दुनिया भर में एक ही है। तो ये तो सबसे कॉमन तरीका है कि अगर आप ईआरपी में आर्टिकल्स करते हैं तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि आप दुनिया भर में कहीं पर भी काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपना काम कर सकते हो यार कभी भी। हुँ, हुँ। ईआरपी आपको आता है तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर ओन फर्म जो सही है। ईआरपी इम्प्लीमेंट करेगी। डिफरेंशिएट कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी। कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी। कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी। कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी मेरे लिए एक ही चीज़ है। आप किसी फर्म ने अगर इसमें कोई डिफरेंशिएट किया हुआ तो उन्होंने किसी काम की बुनियाद पे हो सकता है डिफरेंशिएट किया हुआ हो कि उनके पास कौन सा काम है। नॉर्मली तो कंसल्टिंग एवरीथिंग इज कंसल्टिंग, बिल्कुल, टैक्स एवरीथिंग। डिपार्टमेंट भी कंसल्टिंग है, ईआरपी भी कंसल्टिंग है। Sir, can doing an internship in this free time in any firm can be helpful? Can it give any good impression? अब कोई हर्ज नहीं है, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर इंटर्नशिप मिलती है तो कर लेनी चाहिए, फ़ायदा ही होगा। बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, आए जाएँगे, नेटवर्क बढ़ेगा, फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कोई नहीं है उसका। फ़ायदा बिल्कुल। कितना होता है, कितना नहीं होता, वो एक अलग चीज़ है। घर में पड़े रहने से तो हज़ार दर्जे बेहतर है कि कहीं जाना-आना शुरू कर दें, लोगों से मिलना शुरू कर दें। ऑफ़िस में जाएँगे, टैक्स ऑफ़िस जाएँगे, क्लाइंट ऑफ़िस जाएँगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना आप। जी, जी, बिल्कुल। Which is better, doing articleship from medium or small sized and getting exposure of multiple departments, or doing article from big four firm but staying in one department? आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। सारी ज़िंदगी नौकरियाँ करनी है, तो बिग 4 में करें। अगर आपने कल को लगता है कि अपनी प्रैक्टिस करनी है, इंडिपेंडेंट होना है, फिर स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिस में जाएँ। स्मॉल एंड हुँ, मीडियम प्रैक्टिस में आपको ड्यूरिंग आर्टिकल जो सुपरवाइजरी रोल भी मिल जाएगा, सुपरविज़न भी हुँ, करना शुरू कर दोगे, मैनेजरियल रोल भी आर्टिकल्स के एंड पे मिल जाएगा। बड़ी फर्म में आपको ये कभी नहीं मिलना विद इन आर्टिकल्स। उन्होंने सिर्फ़ बिल्कुल। आपको लिमिट रखना है वहीं तक, क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत बड़े हैं, उन्होंने वहीं तक ही लिमिटेड रखने हैं आपको, कि आप बस ट्रेनी हो, ट्रेनी वाला काम करो। सर इवन क्वालिफाइड को भी यहाँ पे बाहर जो है वो सीनियर एसोसिएट रखा जाता है, और अगर आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई भी कर जाते हैं बिग फोर में तो आप सीनियर एसोसिएट रहते हैं। आगे थोड़ा-सा जाके 1-2 सालों में फिर आपको पहले एएम रखते हैं, फिर मैनेजर करते हैं। सो ये भी सीन है। अगर उन्हें रिटेन करना हो तो। और फर्म्स में रिटेन होना नहीं चाह रहे लोग, बिग 4 में खासतौर पे ऑडिट डिपार्टमेंट में तो रिटेन होना नहीं चाह रहे आजकल लोग, क्योंकि इट्स टू चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। फिर इंटरव्यू के बाद हम इंटरव्यूअर से अपनी मिस्टेक्स पूछ सकते हैं जो हमसे ड्यूरिंग इंटरव्यू हुई हो। मतलब फीडबैक उनसे ले सकते हैं अपना। थिंक ये ना आपको उस वक़्त डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू में जो एनवायरनमेंट है वो इतना कंफर्टेबल हो के, तो आप पूछ लें। अगर आपको लगता है कि उतना कंफर्ट अभी बिल्डअप नहीं हुआ और तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए ये बात पूछने से। आपको इतना माशाल्लाह बड़े हो गए, आपको खुद जज कर लेना चाहिए कि मेरी क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं इसके अंदर। किस सवाल के ऊपर मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, किस सवाल को मैं सीधी तरह जवाब नहीं दे सका था, कौन-सी बात को मैंने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको खुद कर लेना चाहिए। हाँ, अगर पार्टनर कोई मतलब मेरे जैसे पार्टनर भी होते हैं, मैं तो गपशप लगाता हूँ लोगों के साथ जो भी मेरे साथ इंटरव्यू करने आते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं बच्चे, तो उनके साथ गपशप भी करते हैं। और कइयों को तो मैं उनकी कमी उनके पूछे बगैर ही बता देता हूँ कि बेटे ये मसला जो है ना, इसके ओवरकम कर लो, वरना आगे भी मसला होगा। तुमने मेरे साथ तो ये बात कर ली है, किसी और के साथ जाके ना करना, वगैरह-वगैरह। कई बच्चे होंगे, हो सकता है इनमें बैठे भी हों, जिनको मैंने एडवाइस दी है। अभी मेरे पास कई बच्चे आते हैं कि जी फ़ोन वगैरह पे राब्ता करते हैं कि जी वो आप फर्म में इंडक्शन हो रही है। मैं उनको कहता हूँ नहीं, इंडक्शन आजकल नहीं हो रही, इंडक्शन हमने कर ली है।
मगर फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर कोई चांस। तो मैं कहता हूँ भाई इंटरव्यू देना है तो आ जाओ, तुमसे कोई 10 मिनट 15 मिनट मिल के तुम्हें हो सकता है तुम्हें कुछ गाइड कर दें उसके बारे में, आइंदा के बारे में। अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसको तुम इंटरव्यू कंसिडर करते हुए बाद में इंडक्शन की उम्मीद बना लो। तो हम तो अपनी सी कंट्रीब्यूशन जितनी हम कर सकते हैं लोगों की लाइफ में उतनी करते रहते हैं। और इस दफ़ा बाकी आपने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हायरिंग भी की है इस दफ़ा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हायरिंग की है और इंशाल्लाह फिर करेंगे जब ये रिजल्ट आएगा तो। डिपेंड करता है, दुआ करें कि अच्छा काम मज़ीद आएगा तो मज़ीद हायरिंग करेंगे, तो काम के साथ चलिए, ही। अभी तो बच्चों को सीवीज़ वगैरह फॉर्म्स में जाके फिज़िकली करवानी चाहिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार फिज़िकल देखो स्क्रीनिंग। आजकल आप आपके पास वक़्त है, आपको जाना चाहिए सारी फर्म्स का, आपको एक तो एड्रेस पता होना चाहिए कि वो फर्म कहाँ पर है, फर्म का माहौल देख लें जाके कैसी फर्म है, उसके ज़रा कल्चर से भी थोड़ा पता चल जाता है। वहाँ जाके घूमे फिरेंगे, हो सकता है कोई अपना जानने वाला मिल जाए, वैसे माहौल के बारे में पता कर लें। हर चीज़ सबूर से तो ना पूछा करें, जो भी बंदा आता है उससे पूछते हैं ये बात किससे पूछी, वो कहता है जी सबूर भाई ने बताया था। सही है। कैन आई ऐड लिटिल कॉन्ट्राडिक्टरी स्किल्स इन सीवी लाइक टीम प्लेयर प्लस इंडिपेंडेंट, अगर मैं दोनों काम कर सकता टीम के साथ भी एंड अकेले भी? तो कि कर सकते हैं लोग, इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। जो लोग होते हैं अपना फ्लेक्सिबल, वो दोनों काम कर सकते होते हैं। टीम प्लेयर भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आपके पास ना इस तरह की चीज़ें लिखने से आपके पास डेमोंस्ट्रेट करने का कोई उसमें वो नहीं होता। आपने कहा जी मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं आपसे पूछूँगा कैसे साबित करो, आप साबित नहीं हाँ, कर वही सकोगे। वही बिल्कुल। ये मैंने भी तो काफ़ी जब दफ़ा आप इनको बताया कि आपने लिखा है कि आप टीम ओरिएंटेड हैं या मतलब आप उनको फिर वो पूछेंगे आपसे कि आप किस तरह से हैं। तो अगर आपने ये लिखा है तो आप इसके बारे में पढ़ के जाएँ या इसके बारे में सोच के जाएँ कि आप किस तरह से टीम ओरिएंटेड हैं। हाँ, तो फिर आप साबित नहीं कर सकेंगे ना, फिर वो एक बुरा इम्पैक्ट देगा। गलत है, बिल्कुल सही। सर नमाज़ के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट्स। चलें सर, मेरे एक ख्याल में बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख़्याल है कि टाइम भी 2 घंटे हो गए हमें करते हुए, और हम जो है अब एक फिर 1 वीक छोड़ के जो है वो नेक्स्ट वीक फिर से एक प्लान कर लेते हैं इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी, सर। सर आप बहुत बिज़ी होते हैं मुझे पता है, और आपके टाइम का नहीं, नहीं, बहुत कोई शुक्रिया। मसला नहीं बहुत है। ही एक मतलब एक यूज़फुल जो है वो सेशन रहा है। इसमें काफ़ी चीज़ें बच्चों को इंटरव्यू के बारे में, सीवी के बारे में, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें उनको जो है वो मिल जाएँगी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सर, चलिए, अगेन इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और सेशन में, एक नए एजेंडे के साथ। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबूर भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने फेसबुक पे भी ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने वेबिनार पे ज्वाइन किया हुआ है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो सबूर भाई अवेलेबल जी इस कार्य खैर के लिए तो हमेशा जब आप कहेंगे दस्तयाब हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुदा सर हाफ़िज़। इसकी रिकॉर्डिंग मुझे शेयर कर दीजिएगा फिर।